अस्सलामुअलैकुम। दूसरी तरफ ब्रेन आदम भी जीनी से पूछ रहा था कि वो कौन है और कहाँ रहती है। वो भी वही जवाब दे रही थी जो अल्पा उसके ख्यालात से मालूम कर चुकी थी। वो बोला, बैठो, मैं अभी दूसरे कमरे से आता हूँ। वो दूसरे कमरे में अल्पा के पास आकर बोला, क्या ये लड़की दुरुस्त कह रही है? हाँ बिल्कुल, मैंने इसके और इसके शौहर के मुतल्लिक पूरी तफसीलात मालूम की हैं। वो यहूदी है और यहाँ 6 बरस से उसका शौहर एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में मुलाजिम है, एक इंजीनियर है। ब्रेन आदम वापस जीनी के पास आया, फिर बोला, अब वो शख्स जा चुका है, तुम्हें परेशान नहीं करेगा और ना ही मारेगा, लिहाजा अब तुम जाओ। नहीं, मुझे तो डर लगता है। मैं अपने शौहर का टेलीफोन नंबर बताती हूँ, उसे यहाँ बुला लो ताकि मैं उसके साथ जा सकूँ। तुम जब डरती हो तो शरारतें क्यों करती हो? बहरहाल वो शख्स जो तुम्हें डरा रहा था वो एक आर्मी अफसर है और मेरा मातहत है। वो मेरे कहने के बाद अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लिहाजा तुम जाओ। वो बोली, क्या आप मुझे मेरे घर तक लिफ्ट नहीं दे सकते? उसने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपनी कार में ले चलता हूँ। एक छोटे से बंगले के सामने 2 कारें खड़ी हुई थीं। दूसरी कार अल्पा की थी। ब्रेन आदम अपनी कार में जीनी के साथ बैठ गया, फिर उसे ड्राइव करता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद अल्पा ने उस बंगले के अंदर की तमाम लाइटों को बुझाया, दरवाजे को लॉक किया, फिर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने कार के अंदर आगे पीछे देखा। फिर कार को स्टार्ट करके ड्राइव करती हुई वहां से जाने लगी। यह दुरुस्त था कि अल्पा तक कोई नहीं पहुंच सकता था, लेकिन ब्रेन आदम अपनी ड्यूटी के बायस अपने बंगले से आर्मी हेडक्वार्टर आता जाता था। वह दूसरों की नज़रों में रहता था। जीनी और पोरस ने वहां पहुंचने के बाद पहले ब्रेन आदम को ही देखा और उसके पीछे लगे रहे। दिन रात उसकी निगरानी करते रहे। फिर उस रात वो कार में बैठकर जाने लगा तो जीनी और पोरस ने उसकी कार का ताक़ुब किया और उसी छोटे बंगले तक पहुंच गए जहां पहले ही से एक कार खड़ी हुई थी। पोरस ने कहा, मैं यकीन की हद तक कह सकता हूं कि यह दूसरी गाड़ी अल्पा की है। वो बोली, तुम्हारा यकीन दुरुस्त भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो हम गलती करें, वह अल्पा ना हो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो? हम ब्रेन आदम को बहुत अरसे से जानते हैं, उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। हत्ता कि उसने इस उम्र तक पहुंचने के बावजूद शादी नहीं की है, अल्पा को अपनी छोटी बहन मानता है। फिर उन्होंने मनसूबा बनाया, वहां से कुछ दूर एक ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, तो वहां जाकर जीनी को किसी तरह शरारत करनी चाहिए और किसी तरह भागकर इस दरवाजे तक आना चाहिए। इस मंसूबे के मुताबिक जीनी ने अमल किया तो बड़ी हद तक यकीन हो गया कि वहां ब्रेन आदम अल्पा से ही मुलाकात करने आया था। अल्पा के बाहर आने से पहले पोरस उसकी कार की डिग्गी में छुपकर उसका इंतजार करने लगा। अल्पा कार ड्राइव करती हुई अपने बंगले तक आई। वहां के बड़े आहनी दरवाजे के पास रुककर उसने दरवाजे को खोला। कार ड्राइव करके अंदर आई। कार पोर्च में खड़ी करने के बाद लॉक की और फिर उस आहनी दरवाजे को दोबारा लॉक किया और बंगले का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। इससे जाहिर हो रहा था कि वह तनहा खुफिया तौर पर रहती है और किसी नौकर या सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं रखती, सारा काम खुद ही करती है। पोरस ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर बड़ी आहिस्तगी से डिग्गी को खोलकर देखा। उसे वहां से जितना मंजर नजर आया वो आधा बागीचा था और आधा बंगले का हिस्सा। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वह फिर डिग्गी को पूरी तरह से खोलते हुए बाहर आया और इसे आहिस्तगी से बंद कर दिया। वहां बंगले के हाथे में कोई सिक्योरिटी गार्ड या मुलाजिम नहीं था। वहां पोर्च में सिर्फ एक लाइट रोशन थी। वह वहां से दबे पांव चलते हुए तारीकी में आया, फिर बंगले में चारों तरफ दबे कदमों चलते हुए खिड़की में देखने की कोशिश करने लगा कि वो तनहा वहां क्या कर रही है। खिड़की के शीशे वाले दरवाजे बंद थे और अंदर पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए अंदर का कोई मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे एक बिल्ली नजर आई। वो एक दीवार से दूसरे दरवाजे की तरफ जा रही थी और अंदर घुसना चाहती थी। उस दीवार पर लगे हुए वेंटिलेटर से अंदाजा हो रहा था कि वो किचन है और बिल्ली किचन में जाकर कुछ खाना चाहती है। उसने जेब से एक रंगीन कागज का टुकड़ा निकालकर बिल्ली को दिखाया तो वह आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। फिर उसने अचानक ही छलांग लगाकर उस बिल्ली को दबोच लिया। उसकी गर्दन और दोनों पंजे पकड़ लिए। पहले तो वह चिल्लाई, फिर सहमकर खामोश हो गई। उसने वेंटिलेटर के पास आकर उसके पंखे के एक ब्लेड को लोहे की जाली के पास से इस तरह हटाया कि जाली के दरमियान बिल्ली के गुजरने का रास्ता बन गया। क्योंकि पहले रास्ता बंद था इसलिए बिल्ली उस रास्ते से जा नहीं सकती थी। उसने बिल्ली को वहां छोड़ा तो वो फौरन ही वेंटिलेटर से गुजरकर अंदर किचन में पहुंच गई। वो उसी दीवार से लगकर जरा हटकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक खामोशी रही, जैसे बिल्ली खाने की चीजें तलाश कर रही हो। फिर अचानक ही कांच की प्लेट या जग गिरने की आवाज आई। रात के सन्नाटे में वो आवाज बहुत ऊंची सुनाई दी। वो दम साधे खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अल्पा की आवाज सुनी। वो कह रही थी, अंदर कौन है? जो भी अपने दोनों हाथ गर्दन पर रखकर खड़ा रहे, वरना मैं गोली मार दूंगी। अल्पा किचन में अंदर आने से पहले उसके बंद दरवाजे की होल से एक आंख लगाकर देख रही थी। वहां उसे कोई नजर नहीं आया था क्योंकि बिल्ली नीचे फर्श पर टहल रही थी और वह ललकार रही थी कि अगर कोई है तो उसे गोली मार देगी। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने आहिस्तगी से दरवाजे को खोला। फिर बड़े मोहतात अंदाज में जायजा लेकर दरवाजे पर आई तो बिल्ली दिखाई दी और कांच के टूटे हुए टुकड़े भी दिखाई दिए। उसने वेंटिलेटर की तरफ सर उठाकर देखा, फिर कहा, लानत है तुम पर, परेशान करती रहती हो। तुमने इस वेंटिलेटर को इस तरह रखा था कि तुम आ ना सको, लेकिन शायद हवा से वेंटिलेटर का ब्लेड हिलकर एक जगह से दूसरी जगह चला गया।
और तुझे यहाँ आने का रास्ता मिल गया, बदमाश कहीं की। वो बिल्ली को गोद में लेकर उसे पुचकारती और सहलाती हुई फ्रिज को खोलकर उसमें से दूध निकालकर उसे पिलाने लगी। फिर उसे तरह तरह की बातें करती हुई किचन से दूर चली गई। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई तो पोरस अपनी जगह से हट गया। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि अल्पा अपने असल लबो लहजे और आवाज़ में बोल रही थी। उसे अंदेशा नहीं था कि उसके बज़ाहिर मुर्दा दिमाग में कोई भी पहुंच सकेगा, और पारस को उसके दिमाग में पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसे जिस्मानी तौर पर भी तलाश नहीं कर पा रहा था। पोरस के लिए इतना ही काफ़ी था कि उसने उसकी खुफिया रिहाज का देख लिया। वो वहां से दबे कदमों चलता हुआ उस बंगले के पिछले अहाते वाली दीवार को फलांग कर दूसरी तरफ गली में आ गया। फिर वहां से चलते हुए जीनी को मुखातिब किया। वो बोली, मैं घर पहुंच गई हूँ और कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? काम ही कर रहा था, बस आ रहा हूँ। क्या वो एल्पा है? 100% एल्पा है, पूरा यकीन हो चुका है। अच्छा, तो इसीलिए देर हो गई है। और तुम उससे चिपके हुए थे? क्या बहुत खूबसूरत है? हाँ, मेरी अम्मा जान की तरह खूबसूरत है, यानी तुम्हारी होने वाली सास की तरह। वो खुश होकर बोली, कितनी देर में आ रहे हो? बस आने वाला हूँ। पोरस ने सोनिया को मुखातिब किया, मम्मा मैं जीनी के साथ यहाँ तेलबैब में हूँ। 2 दिन 2 रातों से इस जुस्तजू में लगा हुआ था कि अल्पा कहाँ छुपी हुई है। मैंने ब्रेन आदम के जरिए उसका सुराग लगा ही लिया है और उसकी खुफिया रहाजका से वाकिफ हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि दूर ही दूर से उसकी निगरानी करूँ, उसकी हरकतें देखूँ। अगर वो हमसे कोई दुश्मनी करेगी तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। सोनिया ने कहा, यह अच्छा तरीका है, बस उसे अपनी नज़रों में रखो, फिर कहीं गुम ना हो जाए। वह इसी सूरत में गुम होगी जब उसे शुबा होगा, और मुझे अंदेशा है कि जीनी की किसी नॉर्मल हरकत से उसे शुबा हो सकता है। उसने सोनिया को तफसील बताई कि किस तरह जीनी भागती हुई उसके खुफिया मकान में पहुंची थी। दरवाजे को खटखटाया था और ब्रेन आदम से यह जाहिर किया था कि कोई उसका ताकुब कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेन आदम ने जीनी को देखा है। शायद एल्पा ने भी उसे छुप कर देखा हो, लिहाजा जीनी आइंदा पागलों जैसी हरकतें करेगी तो उनको शुबा होगा। एल्पा ने बड़ी राजदारी से जीनी और तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़े हैं, और उनके मुताबिक उसे यकीन हो गया कि वो यहूदी लड़की रूबी और तुम यहूदी नॉर्मन स्टोन हो और वहाँ की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। ये तमाम बातें उसे यकीन दिला रही हैं कि वो आइंदा भी यकीन करने के लिए अपने सुराग रसानों को तुम्हारी निगरानी के लिए लगा सकती है। तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त है, जीनी को कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मम्मा, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। जब वो पागलों जैसी कोई हरकत करती है तो मैं बड़ी चालाकी से उसकी हरकत को शरारत में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन ऐसा कब तक होगा? मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पेरिस, लंदन या किसी मुल्क में एक डमी जीनी और पोरस पैदा करती हूँ। वो यहाँ एक्शन में रहेंगी तो दुश्मनों को यकीन हो जाएगा कि तुम और जीनी तिलबैब में नहीं हो। इस तरह अल्पा को और ब्रेन आदम को वहाँ तुम्हारी मौजूदगी का इलम नहीं होगा। हाँ मम्मा, ये अच्छा आइडिया है। आप हमारी डमी वहाँ के किसी बड़े शहर में पैदा कर दें। थैंक यू मम्मा। वह एक टैक्सी में बैठकर अपने मौजूदा अपार्टमेंट में पहुंचा। वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी में से 2 अफराद उतरकर अहाते का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगे। पोरस ने टैक्सी का किराया अदा किया, फिर एक जगह तारीकी में खड़ा होकर उनको देखने लगा। उन लोगों ने दरवाजे पर जाकर कॉल बेल का बटन दबाया। उस वक्त पोरस जीनी के दिमाग में था और कह रहा था, कोई 2 अफराद दरवाजे पर है, उनसे बात करो, उनकी हकीकत खुल जाएगी। जीनी ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? हम इंटेलिजेंस वाले हैं, ज़रूरी बातें करने आए। उन्होंने उनके ख्यालात पढ़े, फिर मुतमईन होकर दरवाज़ा खोल दिया। पोरस भी तेजी से चलता हुआ अपने बंगले के दरवाजे पर आया। उस वक्त जीनी उन्हें सोफ़ों पर बैठने के लिए कह रही थी। पोरस ने उन्हें देखकर जीनी से पूछा, ये हजरात कौन है? ये इंटेलिजेंस वाले हैं। फिर जीनी ने उनसे कहा, ये मेरे शौहर नॉर्मन स्टोन है। अच्छा हुआ आप आ गए, ये मुझसे कुछ पूछने आए हैं। पोरस ने आगे बढ़कर उनसे मुसाफा किया, फिर एक सोफे पर बैठ गया। उनमें से एक अफसर ने कहा, हमें अफसोस है कि हम आपको जहमत दे रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ से लंदन जाते वक्त ये इतला नहीं दी थी कि वहाँ से शादी करके आएंगे। क्या आप अपना और अपनी वाइफ का पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह दिखा सकते हैं? जीनी ने कहा, मैं अभी लेकर आती हूँ। पोरस ने कहा, मैंने बेशक इतला नहीं दी थी, लेकिन जब लंदन में शादी करने का इरादा हुआ तो मैंने वहाँ के सफारत खाने के जरिए इतला भेजी थी। वहाँ मेरी दरख्वास्त रखी हुई है और यहाँ भी, आप जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कि दफ्तर वालों ने मेरी दरख्वास्त को नज़रअंदाज करके कहीं फाइलों में दबा दिया हो। ऐसे वक्त पोरस और जीनी महसूस कर रहे थे कि उनके ख्यालात पड़े जाने हैं। वो अनजान बने रहे। जीनी ने पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह के अलावा दूसरे ज़रूरी कागजात और शिनाख्ती कार्ड्स भी उनके सामने पेश किए। उन्होंने बड़ी तवज्जो से देखा, फिर कहा, ठीक है, हम मुतमईन हैं। वो उठकर जाने लगे। जीनी ने कहा, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? प्लीज़ एक एक कप चाय पी कर जाइए। एक अफसर ने कहा, सॉरी, हम ड्यूटी के दौरान किसी के यहाँ खाते पीते नहीं। वो मुसाफिया करके जाने लगे। जीनी ने अपने कान की एक लो को खुजाया, जिसका मतलब ये था कि पोरस ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में न आए, क्योंकि अल्पा उसके ख्यालात पढ़ रही है। पोरस ने अनजान बनकर पूछा, ताज्जुब है, ये इंटेलिजेंस वाले क्यों आए थे? कभी मुझ पर शुबा नहीं हुआ। सिर्फ एक शादी करने की वजह से ये लोग ख्वामखा चले आए। जीनी ने कहा, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें यहाँ की हुकूमत को इतला देनी चाहिए थी कि शादी करने जा रहे हो। पोरस ने कहा, मैं शादी करने के इरादे से नहीं गया था, वहाँ तुम्हें देखकर आशिक हो गया था। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बहरहाल मैंने कागजी कार्रवाई लंदन में रहकर की थी। यहाँ के दफ्तर वालों ने अगर मेरी दरख्वास्त को फाइलों में दबा कर रखा हो तो वो छुपेगी नहीं।
ज़रूर उनके हाथ आ जाएगी। बहरहाल हम साफ हैं, हमारा दिल साफ है, तो इस मामले में बहस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो बोली, मैं खाना गर्म करने जा रही हूँ, तुम मुँह हाथ धो लो। वो बोला, तुम भी अजीब हो, खाने का वक्त हो गया और तुम इंक्वायरी करने वालों से कॉफ़ी पीने को कह रही थी। वो तो मैंने रस्मी तौर पर कहा था, वरना हम यहूदी हैं और हम जानते हैं कि हमारे यहूदी अफसरान भी कितने बासूल हैं। वो ड्यूटी के वक्त किसी के यहाँ खाते पीते नहीं हैं। बहरहाल मैं खाना गर्म कर रही हूँ। वो किचन की तरफ गई। पोरस बाथरूम की तरफ चला गया। एल्पा उनकी बातें सुन रही थी और उनके यहूदी होने पर फख्र करने से मुतमईन हो रही थी। उन 6 टेलीपैथी जानने वालों का जिक्र भी लाजमी है जो रूस के मिसाइल पैड पर वहाँ के अफसरान के दिमागों में गए थे और हमारी नज़र में आ रहे थे। ये इत्तफाक की बात है, उस वक्त नीलमा जिंदा थी। नीलमा और गुरु नारंग ने भी उन टेलीपैथी जानने वालों तक रसाई हासिल कर ली थी। इसलिए हम दूर ही से ये तमाशा देख रहे थे कि कभी नीलमा और गुरु नारंग उन 6 टेलीपैथी जानने वालों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस दौरान नीलमा जहन्नुम में पहुंच गई और नारंग बिल्कुल बेबस हो गया। अब वो 6 टेलीपैथी जानने वाले आज़ाद थे। उनके दिमाग में गुरु नारंग इसलिए नहीं जा सकता था कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर हो गया था और अभी ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं था। गॉड फादर ये देख चुका था कि नारंग कितनी गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है और उसके किस कदर काम आ सकते हैं, लेकिन वो इस कदर खतरनाक भी था। इस खतरनाक शख्स को बेबस और मजबूर करने के लिए उसने जुल्म की इंतहा कर दी। उसे एक ऑपरेशन रूम में ले जाकर उसकी दोनों टांगों को घुटनों तक काट कर फेंक दिया। इस तरह उसे हाथों और पैरों से अपाहिज बनाकर रख दिया ताकि वो कहीं फरार ना हो सके और हमेशा उसका और उसके मातहतों का मोहताज बनकर रहे। ये बात सिर्फ हम जानते थे कि अंडरग्राउंड असलहा माफिया के गॉडफादर ने नारंग के साथ ऐसा सलूक किया है, क्योंकि सोनिया ने ही उसे मशवरा दिया था कि अगर गुरु नारंग की टेलीपैथी और उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो फिर अपना गुलाम बनाकर रखो। उससे ये नहीं कहा था कि उसके हाथ पांव काट दिए जाएं। ये तो गॉडफादर ने अपने तौर पर सोचा था और इस पर अमल किया था। गॉडफादर के खास डॉक्टर ने यह तय किया था कि उसे बेहोश करके अपाहिज बनाने के बाद आइंदा उसे कुछ अरसे तक कोमा में ही रखा जाएगा ताकि वो हाथों और पैरों में होने वाली तकलीफ से बेहिस रहे। कोमा में रहने से आदमी को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, लिहाजा वो इन दिनों कोमा में पड़ा हुआ था। गॉडफादर ने डॉक्टर और अपने तमाम मातियतों को समझा दिया कि जब वो कोमा से निकाला जाएगा तो उस वक्त उसके सामने मुंह से कोई आवाज़ ना निकाली जाए, कोई बात ना की जाए, वरना दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उसके जरिए हम तक पहुंच जाएंगे। गॉडफादर बहुत ज़्यादा मोहतात था। उसने सोचा कि दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में आकर मालूम कर लेंगे कि अंडरग्राउंड असलहा माफिया के गॉडफादर ने किस तरह नॉर्मन को अपने काबू में किया है। लिहाजा उसने रोजी को भी गोली मार दी ताकि कभी कोई गॉडफादर तक ना पहुंच सके। और वो बेचारा नारंग जो महाशक्तिमान कहलाता था वो बड़ी बेबसी से कोमा में पड़ा हुआ था। अब वो 6 टेलीपैथी जानने वाले जो रूस के मिसाइल पैड के अफसरान के दिमागों में गए थे और इसके बाद वो बिल्कुल लावारिस हो गए थे। किसी ने उनकी खबर नहीं ली थी। हम उनके दिमागों में जा सकते थे और नारंग भी जा सकता था। ऐसे वक्त वो अपनी टीम बनाकर एक जगह रुपोश हो गए थे और सोच रहे थे कि उन्हें जिंदा रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे ही वक्त वो नारंग से बिल्कुल महफूज हो गए थे। उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं रहा था। मैंने फहमी और अली से कहा, तुम दोनों उन 6 टेलीपैथी जानने वालों को संभालो और उनके ज़रिए अमरीका को ज़रा सबक सिखाओ कि दूसरी बार हमला करने का नतीजा क्या निकल चुका है और आइंदा क्या होता रहेगा। वो 6 टेलीपैथी जानने वाले हमारे सुराग रसानों की निगरानी में थे, इसलिए फहमी और अली ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। जब उन 6 की जिम्मेदारी उन्हें दी गई तो वो उनके ख्यालात पढ़कर मालूम करने लगे कि वो अब तक क्या करते रहे हैं। उन्हें मालूम होने लगा कि जब बाबा साहब के दायरे पर उनका दूसरा हमला भी नाकाम रहा था तो अमरीकी अकाबरीन ने उन 6 टेलीपैथी जानने वालों को सख्त लहजे में कहा था कि वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम नहीं कर सके, इसीलिए नाकामी हुई है, वरना दूसरे टेलीपैथी जानने वाले किस तरह कामयाब हो जाते हैं। ये बात उन 6 टेलीपैथी जानने वालों को नागवार गुजरी थी, क्योंकि उन्होंने मुहिब्बाने वतन की तरह पूरी जिम्मेदारी से काम लिया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनसे पहले हमारे टेलीपैथी जानने वाले उन रूसी अफसरान के दिमागों पर कब्जा जमाए हुए हैं। बहरहाल उन 6 टेलीपैथी जानने वालों ने एक दूसरे से मशवरा किया कि अगर हमें गैर जिम्मेदार समझा गया तो फिर हम अपनी मुल्क और कौम की खातिर खुद अपने तौर पर जिम्मेदारियों का सबूत देकर और कुछ कामयाबियां हासिल करके अपने अकाबरीन को बताएंगे कि हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं। हमसे गलती क्यों हुई, नाकामी क्यों हुई, इसकी वजह हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि बाबा साहब के दायरे की टेलीपैथी जानने वाले हर जगह छाए रहते हैं। शायद वहाँ भी मौजूद हों, इसका इल्म हमें नहीं हो सका। उन्होंने कंप्यूटर के जरिए अपने अकाबरीन से रब्ता किया था और उनसे कहा था कि जब पहली बार किसी बड़े ममालिक ने मिलकर बाबा साहब के दायरे पर हमला किया और बुरी तरह नाकाम हुए तो उस वक्त आप लोगों ने एक दूसरे को गैर जिम्मेदार नहीं कहा और ना ही किसी को इल्ज़ाम दिया। अब हम 6 अफराद से गलती हो गई और क्यों हो गई ये हमारी समझ में नहीं आया। आप जानते होंगे कि बाबा साहब की टेलीपैथी जानने वाले हमेशा हर मुल्क के आर्मी हेडक्वार्टर और हर मुल्क के आला हुक्मरानों के दिमागों में मौजूद रहती हैं और उनकी प्लानिंग से वाकिफ होते रहते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आई।
आप हमें सख्ती से डांट रहे हैं और हमारी तौहीन कर रहे हैं, लिहाजा हम आपसे सिर्फ कंप्यूटर के जरिए रब्ता करेंगे। फिर कंप्यूटर के जरिए जवाब दिया गया। हमें ये इख्तियार हासिल है कि गलती होने पर डांट भी सकें और सजाएं भी दे सकें। टेलीपैथी सीख जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को हमसे बरतर समझकर हमारे अहकामात की तामील न करो। याद रखो, जब तक रहनुमाई करने वाला कोई तजुर्बेकार ना हो उस वक्त तक सिर्फ ठोकरें मिलती हैं। अगर तुम लोगों ने हमसे अलहदगी इख्तियार की तो बुरी तरह पछताओगे। अभी हम सोच रहे हैं कि अलहदगी इख्तियार करने के बाद हमें पछताना होगा या ये साबित करना होगा कि हम मुहिब्बान वतन हैं। जब नीलमा और नारंग बिल्कुल सही सलामत थे तो उन दिनों उनकी मसरूफियात ऐसी थी कि उन्होंने उन 6 टेलीपैथी जानने वालों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्हें इत्मीनान था कि सिर्फ वही उनके दिमागों में जा सकती हैं। उन्हें हमारे मुतल्लिक यकीन था। बहरहाल उन दोनों को 6 टेलीपैथी जानने वालों को समझने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। इस दौरान में नीलमा मर चुकी थी और नारंग किसी काम का नहीं रहा था। हमारे सुराग रसा उन 6 टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में रहते थे और उन्हें कोई भी ऐसी गलती से बाज रखते थे जिससे वो किसी भी दुश्मन की गिरफ्त में आ सकते थे या फिर अपनी ही अकाबरीन की हिरासत में पहुंच सकते थे। फिर ये कि जब नारंग भी किसी काम का न रहा तो सबसे पहले अली और फहमी ने उन पर अमल किया और उन्हें अपना मामूल और ताबे बना लिया ताकि वो कभी गुमराह ना हो सकें। मामूल और ताबे बनने के बाद उनके ख्यालात ने बताया कि वो दूसरे चंद टेलीपैथी जानने वालों की तरह यह अहद कर चुके हैं कि वो फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वालों से कतराते रहेंगे। इस तरह वो खुद को महफूज रख सकेंगे। फिलहाल उनके पास कोई जामे प्रोग्राम नहीं था, इसलिए वो एल्बा को तलाश करने इसराइल नहीं गए। वो अमेरिका से बाहर नहीं जाना चाहते थे। पहले एक ऐसी मुनज़्ज़म टीम बनाना चाहते थे कि जब भी कोई प्लानिंग की जाए तो उस पर कामयाबी से अमल किया जा सके। उन्होंने कंप्यूटर के जरिए आर्मी के आला अफसर से कहा, आप लोगों ने हम 6 टेलीपैथी जानने वालों को इसलिए अहमियत नहीं दी कि आपके पास 18 टेलीपैथी जानने वाले हैं। आपने हमें कहा था और हमें सजाएं भी देने वाले थे, लेकिन 18 टेलीपैथी वालों को आपने कुछ नहीं कहा, जबकि वो भी बागियाना अंदाज में रुपोश होकर आपको यकीन दिलाते रहे कि आपके काम आ रहे हैं। बेशक उनमें ऐसे भी हैं जो जान से भी जा रहे हैं, 2 तो जा चुके हैं और 4 अदद भी ख़त्म हो चुके हैं। उन्हें बड़ी राजदारी से छुपाया जा रहा है। दुनिया वालों को ये नहीं बताया जा रहा कि तुम 6 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम हो चुके हो। कंप्यूटर के जरिए उनसे पूछा गया, क्या तुम उन 4 के मुतालिक जानते हो? क्या वाकई वो हलाक हो चुके हैं? वो हलाक भी हो सकते हैं और वो हम 6 टेलीपैथी जानने वालों से आकर मिल भी सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी रोब और दबदबे के हुक्म चलाने वाली आदत नहीं जाती। इससे तुम अपनों को भी दुश्मन बना लेते हो और हम बन चुके हैं। मगर तुमने तो कहा था कि तुम मुहिब्बान वतन होने का सबूत दोगे। बेशक हम मुहिब्बान वतन हैं, लेकिन तुम्हारे महकूम नहीं, तुम्हारे दोस्त नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मन है और जानी दुश्मन है। बेशक दुश्मन बन जाओ, हमारी जान ले लो, लेकिन अपने मुल्क के लिए कुछ करके तो दिखाओ। तुम क्या चाहते हो? हम मालूम करना चाहते हैं कि तेजपाल को किसने अगवा किया और नारंग कहाँ गायब हो गया। हम खामोश नहीं बैठे हैं। कई बार नारंग के दिमाग में जा चुके हैं और ये मालूम हो गया कि वो कोमा में पड़ा हुआ है। तेजपाल के पास भी कई बार जाने की कोशिशें की, लेकिन अब वो सांस रोक लेते हैं, जबकि पहले वो योगा का माहिर नहीं था। हम जानते हैं कि बाबा साहब के दायरे में तेजपाल से भी ज़्यादा गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले अफराद हैं। वो तेजपाल को अहमियत नहीं देंगे, लेकिन हमसे दुश्मनी करने के लिए उन्होंने शायद उसे योगा का माहिर बना दिया हो और उसे हमसे दूर कर दिया हो ताकि वो हमारा कोई काम ना कर सके। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते। वैसे आप एल्पा को क्यों नज़रअंदाज करें? एल्पा ने पूरी तरह यकीन दिलाया और कसम भी खाई है कि उसने तेजपाल को अगवा नहीं किया। एल्पा एक यहूदी है। यहूदियों की कसम और हज़म एक ही चीज़ है। ऊपर से कसम खाते हैं, नीचे से हज़म कर देते हैं। क्या तुम लोग इसराइल जाकर एल्पा को तलाश नहीं कर सकते? अब तुम्हारे पास 12 टेलीपैथी जाने वाले रह गए हैं। तुम उनसे कहो इसराइल जाए और एल्पा को तलाश करने को क्यों नहीं कहते? हम क्या करें और क्या करने वाले हैं ये हम अभी नहीं बताएंगे। हम तुम्हें मुल्क और कौम की कसम देकर पूछते हैं, तुम हमें सिर्फ उन 4 टेलीपैथी जाने वालों के मुतालिक बता दो, वो जिंदा हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या तुमसे मुत्तहिद हो चुके हैं जैसा कि तुमने पहले कहा था? जब तुमने मुल्क और कौम की कसम दी है तो हम सच कहते हैं। हम उनके बारे में नहीं जानते और वो हमसे मुत्तहिद नहीं है। कहाँ गुम हो गए हैं ये भी नहीं जानते। इसका मतलब है कि हमें एल्पा पर शुबा करना चाहिए। हर पहलू से इंसान को सोचना चाहिए, कुछ भी ज़हूर में आ सकता है। ऐसे वक्त एक फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, इतने दिन हो गए और हमें अपने 4 टेलीपैथी जाने वालों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है और ना ही वो हमसे रब्ता कर रहे हैं, जिससे हमें यकीन हो रहा है कि उन्हें हलाक कर दिया गया है। फैक्स पढ़ने वाले आला अफसर ने सोच के जरिए कहा, यह भी तो हो सकता है एल्पा ने उन्हें ट्रैप किया हो और फिलहाल उन्हें पुरस्कार बनाए रखने के लिए कहीं छुपा रखा हो। फैक्स पढ़ने वाला अफसर सोच के जरिए बातें कहने के बाद उस फैक्स को आगे पढ़ने लगा। आगे लिखा हुआ था कि ये बड़ी तशवीश की बात है कि अब हम 12 रह गए हैं। इस तरह हमारी तादाद पुरस्कार तरीक़ों से कम होती रहेगी तो हम फिर उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पहले थे, यानी हमारे मुल्क में कोई टेलीपैथी जाने वाला नहीं होगा। हमें बहुत दुख हो रहा है और हम हर मुमकिन तरीके से मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चारों कहाँ हैं। क्या वाकई एल्पा ने उन्हें ट्रैप किया है?
फैक्स पढ़ने वाले आला अफसरान ने सोच के जरिए कहा, इस वक्त मेरे दिमाग में उन 6 टेलीपैथी जानने वालों में से पता नहीं कितने हमसे रुजू कर रहे हैं। कंप्यूटर के जरिए कह रहे हैं कि वो हमसे और हमारे रवैये से नाराज़ हैं, लिहाजा अब वो हमसे चुप कर मुल्क और कौम के लिए काम करते रहेंगे। इसके जवाब में खामोशी रही। थोड़ी देर के बाद एक और फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, अगर वो 6 टेलीपैथी जानने वाले कंप्यूटर के जरिए रब्ता कर रहे हैं तो उनसे हमारी तरफ से भी दरख्वास्त करें कि वो आपके रवैये को ना देखें, आपसे नाराज़ ना हो, क्योंकि मुल्क और कौम का मामला है। दुश्मन हम पर हावी होना चाहते हैं। ऐसे वक्त में मुत्तहिद होना चाहिए। ये हो सकता है कि वो आपसे नहीं हमसे मुत्तहिद हो जाएं। हम किसी तरह उनसे रब्ता करेंगे। कंप्यूटर से जवाब मौसूल होने लगा। उन रूपोश टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक हमारे काबरीन फ़ख्र से कहते हैं कि वो बहुत वफादार हैं। उनकी वफादारी उन्हें मुबारक हो। हम अपनी वफादारी अपने तौर पर साबित करेंगे और हमें तो अपने तौर पर मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहिए। वो अपने अलग तरीके से काम करेंगे। हमारा तरीक़ेकार कुछ और होगा, लिहाजा हम एक दूसरे से दूर ही रहें तो मुनासिब होगा। आला अफसर ने कंप्यूटर के ज़रिए कहा, प्लीज़ इस कंप्यूटर के ज़रिए रब्ता जारी रखें, अभी फैक्स के ज़रिए जवाब मिलने वाला है। फिर दूसरी तरफ से फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, हमारे 6 टेलीपैथी जाने वाले दोस्त हमसे इसलिए भी नाराज़ हैं कि हमने उन्हें बहुत अरसे से नज़रअंदाज किया हुआ था, जैसे उन्हें कोई अहमियत ना दे रहे हों। लेकिन जब मुल्क और कौम का मामला आता है तो हमें अपनी खुददारी को भूल जाना चाहिए। हम सबको आर्जी तौर पर कमतर होकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। प्लीज़ हम उनसे गुजारिश करते हैं, हमसे सिर्फ एक बार रब्ता करें, हमसे मुज़ाकरात करें। अगर हम कोई गलत बात कहेंगे या उनके मजाज के खिलाफ कोई बात होगी तो हमसे मुत्तहिद ना हो। कंप्यूटर के जरिए कहा गया, आपके ये टेलीपैथी जाने वाले इस वक्त होशो हवास में नहीं है। वो इतनी सी बात नहीं सोच रहे कि हम कंप्यूटर के जरिए और फैक्स के जरिए बातें करें और ये सारी बातें आपके दिमाग में सुनी जा रही हैं और सुनने वाले ना जाने कितने दुश्मन आपके दिमाग में मौजूद होंगे। हम मुज़ाकरात के लिए कोई दिन, कोई वक्त, कोई जगह मुकर्रर करेंगे तो क्या वो दुश्मन हम तक नहीं पहुंचेंगे? हम अपनी तारीफ तो करना नहीं चाहते, लेकिन ये कहना ही पड़ता है कि वो 18 होकर अब तक 6 टेलीपैथी जानने वालों को गुम कर चुके हैं और हम 6 काफ़ी अरसे से मौजूद हैं और हम तक कोई नहीं पहुंच सका है। तो हम कितनी जहानत से और कितने मोहतात होकर काम कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको भी करना चाहिए और उन्हें भी करना चाहिए। लिहाजा हमसे कोई फजूल बात ना की जाए। हम फिर किसी वक्त रब्ता करेंगे। कंप्यूटर के जरिए रब्ता ख़त्म हो गया। हो सकता था कि अल्पा उस आला अफसर के दिमाग में रहकर इन तमाम बातों को सुन रही हो, लेकिन फहमी और अली तो अपने 6 टेलीपैथी जानने वालों के जरिए सब मालूम कर रहे थे। फहमी ने अली से पूछा, तुमने अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को क्यों रोक दिया? अगर वो 12 टेलीपैथी जानने वालों में से किसी एक दो से मुज़ाकरात के लिए कहीं मुलाकात करते तो हम उन्हें ट्रैप कर सकते थे। अली ने कहा, इसकी ज़रूरत क्या है? 2 को जीनी ने मार डाला, 4 कहीं गुम हो गए, उनका सुराग भी जल्द मिल जाएगा। उनमें से भी 1-2 को कम कर देना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम पीछे पड़ेंगे तो उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। फहमी ने कहा, तुम्हारी बातें कुछ समझ में आ रही हैं। तुम अभी अमेरिका में ही उनके टेलीपैथी जानने वाले 2 गिरोहों को आपस में एक दूसरे से लड़ा रहे हो, उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं देना चाहते, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हो और उनके काबरीन को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि वो 6 टेलीपैथी जानने वाले, जिनमें से एक भी कम नहीं हुआ, बहुत ज़हीन और मोहतात हैं, या वो 12 टेलीपैथी जानने वाले ज़्यादा ज़हीन और मोहतात हैं। एक तो वो दोनों गिरोहों का मुआवजा करेंगे और उनमें से किसी न किसी को ज़्यादा अहमियत देंगे तो उनके दरमियान कशीदगी पैदा होगी। तुम दुरुस्त समझ रही हो। मैं यही चाहता हूँ कि पहले वो आपस में लड़ना शुरू करें। अली, इसमें कोई शुबा नहीं कि तुम बहुत ख़तरनाक चालें चलते हो। खुद नहीं लड़ते, दूसरों को आपस में लड़ाते हो। मगर एक बात जो जहन में अटकी हुई है उसे सुलझा दो कि वो 4 टेलीपैथी जानने वाले कहाँ गए? अली ने कहा, आओ मेरे सामने शतरंज की बिसात बिछाओ और उन तमाम मोहरों को उस बिसात पर रखो, फिर हम चालें चलते हैं, हमारी समझ में आ जाएगा। मेरे जहन में शतरंज की बिसात बिछी हुई है, तमाम मोहरें मौजूद हैं। प्लीज़ तुम क्या सोच रहे हो बताओ? जब जीनी और पोरस अमेरिका में थे तो उन्होंने 2 रूपोश टेलीपैथी जानने वालों को हलाक किया था। अगर उन्होंने बाकी 4 को भी हलाक किया होता तो ये बात हमसे पोशीदा ना रहती। अली ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ वो हमारे अपने हैं, हमसे क्यों छुपाएंगे? यकीनन जीनी और पोरस ने उन्हें हलाक नहीं किया है। तो फिर ये भी सोचो कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उन रूपोश टेलीपैथी जानने वालों तक नहीं पहुंच जाता तो उन्हें कौन हलाक करेगा? क्या वो चारों के चारों एक साथ हलाक हो जाएंगे, जो कि नामुमकिन सी बात है। तुम ये कहना चाहते हो कि वो चारों के चारों जिंदा हैं, लेकिन शायद बागी हो गए हैं और अपने साथियों से अलग हो गए हैं। हाँ, फिलहाल तो मैं समझ रहा हूँ और तुम्हें समझा रहा हूँ। उन चारों ने किसी वजह से या किसी नाराज़गी से अलहदगी इख्तियार की है और बहुत सोच समझ कर वो चारों रूपोश हो गए हैं कि बाकी 12 टेलीपैथी जानने वालों को भी उनकी खबर नहीं है। क्या वो चारों जिंदा हैं? फहमी ने चौंक कर पूछा। मैं यकीन की हद तक कहता हूँ वो जिंदा हैं और तेजपाल को भी उन्होंने अगवा किया है। फहमी ने चौंक कर कहा, ये कैसे कह सकते हो? अभी शतरंज की जो बिसात मेरे सामने बिछी हुई है उसके मुताबिक कह रहा हूँ।
कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात दुरुस्त हो, लेकिन मैं अपने तौर पर दुश्मनों को सामने रखकर उनके नज़रियात और ख्यालात और उनके मंसूबों के मुताबिक कोई फ़ैसला करता हूँ और किसी नतीजे पर पहुँचता हूँ। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं इसी ख्याल पर कायम हूँ। वो उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, जब मैं तुम्हारी हिकमत अमली को समझ लेती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो बोला, मुझे तुम्हारी जहानत पर नाज है। बाबा साहब के दायरे में रहकर जितनी तरबियत तुमने हासिल की है और हर तरबियत हासिल करते वक्त तुमने ऊंचे से ऊंचे मार्क्स हासिल किए हैं, तो फिर मेरी हिकमत अमली को क्यों नहीं समझोगी। वो एक दूसरे की मोहब्बत में जज्ब होते चले गए। नारंग को अगवा करके एक ऐसी जगह छुपाया गया था जहां दोस्त और दुश्मन कोई नहीं पहुंच सकता था। अंडरग्राउंड असला माफिया के गॉडफादर ने बड़ी राजदारी से काम किया और बड़े मोहतात तरीके से उसे पागल खाने से अगवा कराया। अगवा करने के बाद नारंग के दोनों पांव और हाथ काटकर उसे मोहताज बना दिया था, ताकि कभी वो टेलीपैथी के जरिए खुद गॉडफादर के लिए अजाब न बन जाए। गॉडफादर ने हर तरह से मुतमईन होने के बाद हमसे पूछा था कि आप इतनी गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले नारंग को हमारे हवाले कर रहे हैं, क्या इसके ज़रिए मेरे मामला तक पहुंचकर मेरे राजों को समझते नहीं रहेंगे। हम जब किसी के साथ नेकी करते हैं तो उसे दरिया में डाल देते हैं। यह समझो कि हम तुम्हें दरिया में डाल रहे हैं। हमारे कहने का मकसद यह है कि इसे बेहोश रखो या कोमा में रखो। जब तुम्हें यकीन हो कि अब इसके दिमाग में कोई नहीं आ सकता, तो किसी तनवीमी अमल करने वाले के ज़रिए इसके दिमाग से साबका लबो लहजे को और इसकी आवाज़ को मिटाकर नया लबो लहजा और आवाज़ नक्श करो। फिर हम भी इसके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। ये बात तुम्हारी समझ में आती है तो नारंग से काम लो, और अगर काम नहीं लेते हो तो हमारा क्या बिगड़ेगा। गॉडफादर के जहन में ये बात आ गई थी कि वो नारंग को बेहोश रखकर या कोमा में रखकर अपना मुती फरमाबरदार या मामूल बनाकर रख सकते हैं। जब मैंने और सोनिया ने चर्च के पिछले हिस्से वाली रिहाइशगाह में नारंग की बुरी तरह पिटाई की थी तो वह लहू लुहान हो गया और दिमागी तवानाई इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो पागल खाने बआसानी पहुंचा दिया गया। वहाँ से गॉडफादर के आदमियों के जरिए अगवा भी करा लिया गया, लेकिन दूसरे दिन उसकी दिमागी तवानाई बड़ी हद तक बहाल होने लगी। वो ख्याल ख्वानी करने लगा था। उसे एक खुफिया अड्डे में लाकर रस्सियों से बांध दिया गया था। ऐसा करने के दौरान उसे कुछ और जख्मी कर दिया गया ताकि वो चीखना चिल्लाना चाहे तो ऐसा ना कर सके और ना ख्याल ख्वानी के जरिए किसी को मदद के लिए बुला सके। जब एक रात गुजर गई और दूसरे दिन उसकी दिमागी तवानाई बहाल होने लगी तो उसने सोचा कि ऐसा कौन कर रहा है, क्या सोनिया उससे इंतकाम ले रही है। क्योंकि एक सोनिया ही को वो अपना जानी दुश्मन समझता था, वो उसकी जान लेना चाहता था। लिहाजा वो जवाबी कार्रवाई में उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। उसके दिमाग में सोनिया की आवाज़ आई, अगर मैं तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाना चाहती तो पागल खाने क्यों भेजती। मेरा तो इरादा था कि तुम उस पागल खाने में उन पागलों के दरमियान रहो तो तुम्हारा दिमाग ख़राब होता रहे और तुम समझोगे कि उस पागल खाने में कैसी कैसी अजियतें बर्दाश्त की जाती हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें अगवा कर लिया। अगर तुम मुझे ये सब कुछ बता रही हो तो ये भी बताओ कि किसने मुझे अगवा करके यहाँ पहुँचा है। अब मैं तुम्हारी ऐसी हमदर्द भी नहीं हूँ कि ख्वामखा तुम्हारे दुश्मन का नाम बताऊँ। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लूँगा। बेशक मालूम कर लो। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसका शुबा पहले गॉडफादर पर था। जब उसके दिमाग में पहुंचा तो जगह नहीं मिली। ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गईं। उसने रोज़ी के दिमाग में पहुंचना चाहा। पता चला कि रोज़ी का दिमाग मुर्दा हो चुका है। गॉडफादर ने उसे गोली मार दी थी। गॉडफादर ने कोई ऐसा साथी ना छोड़ा था जिसके दिमाग में नारंग पहुंच सकता। नारंग समझता था कि यह सारी साजिश सोनिया की है। सोनिया ने आकर पूछा, क्या हुआ, तुम तो बहुत बड़े शक्तिमान थे, क्या किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सके। मैं सब समझ रहा हूँ, ये तुम्हारी साजिश है। तुम मुझे पूरी तरह बेबस करके मारना चाहती हो। तुम यही समझते रहोगे जबकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? इसलिए कि तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओ, सारी दुनिया में घूमते रहो और मेरी दहशत से हमेशा अपनी सलामती की फ़िक्र करते रहो। तुम्हें बड़ी खुशफहमी है, मैं तुम्हारी इस खुशफहमी को ख़त्म करके रहूँगा। वो उसके दिमाग से चली गई। बाद में उसे बेहोश करके हाथों और पैरों से महरूम कर दिया गया, अपाहिज बना दिया गया। जब वो होश में आया और उसे पता चला कि वो अपाहिज बना दिया गया है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगा और दुश्मनों को गालियाँ देने लगा। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता था, बल्कि बिस्तर से भी नहीं निकल सकता था। अब तो वो उठकर बैठ भी नहीं सकता था। जख्मों से टीसें उठ रही थीं। डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला रहे थे। सोनिया ने फिर एक बार आकर कहा कि अब भी यही समझ रहे हो कि यह सब कुछ मैं कर रही हूँ? अगर समझ रहे हो तो दुनिया में तुमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। तुम्हारी जान लेने में कितनी देर लगती है? तुम अभी बेदस्तो पाओ। तुम यहाँ से खींचकर फुटपाथ पर ले जाने में कितनी देर लगेगी? सोचो और ज़रा अक्ल से सोचो। वो गॉडफादर किसी और टेलीपैथी जानने वाले से काम लेकर तुम्हारी टेलीपैथी से महफूज रहकर तुम्हारे खिलाफ क्या कर रहा है? उसने सोनिया के जाने के बाद सोचा, अगर ये सच कह रही है तो फिर गॉडफादर किसी टेलीपैथी जानने वाले के साथ मिलकर ये साजिश कर रहे। उसका ध्यान अल्पा की तरफ किया। अल्पा ही ऐसा कर सकती थी। वो अल्पा से दिमागी राब्ता नहीं कर सकता था, फ़ोन नहीं कर सकता था।
बस एक सूरत ये थी कि वो अमरीकी काबरीन में से किसी एक के दिमाग में जाता, उनसे दरख्वास्त करता कि वो अपने रूपोश टेलीपैथी जानने वालों के जरिए उसकी मदद करें। यहाँ तक सोचने और समझने से पहले ही 3 डॉक्टर उसके कमरे में आए। उन्होंने उसके सामने एक पर्ची खोलकर उसमें लिखा था कि तुम जख्मी हो, तुम्हारे दिमाग में कोई भी टेलीपैथी जानने वाला आकर मालूम कर सकता है कि तुम किस हाल में हो, कहाँ हो, और तुम्हारे पास हम आते हैं। हम कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते। जब तक तुम्हारे जख्म नहीं भरेंगे हम तुम्हें कोमा में रखेंगे। गुरु नारंग के पर्ची पढ़ लेने के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। फिर दूसरे डॉक्टर्स उसका मुआयना करने लगे। सोनिया ने उसके दिमाग में रहकर इंजेक्शन तब्दील कर दिया था और वह इंजेक्शन ज़रा रसा नहीं था। नारंग साकित पड़ा रहा। उस पर इस तरह अमल किया गया था कि वो किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकता था। उसके कमरे में डॉक्टर आया करते थे, उसके हाथों और पैरों के जख्मों की मरहम पट्टी किया करते थे, उसके जिस्म को खुराक पहुंचाया करते थे। फिर दूसरे खिदमतगार आकर उसकी दूसरी खिदमत अंजाम देते रहते, लेकिन सब गूंगे बने रहते। एक रात वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, नींद उड़ी हुई थी और वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। जो भी टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग पर कब्जा जमा चुका है, वो उसे गुलामों की तरह काम लेगा। अब मैं क्या करूं? मेरे बचाव का, मेरे फरार का कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसे वक्त उसे अपने दिमाग में सोनिया की हंसी सुनाई दी। वो चौंक गया। उसने कहा, मैं तो कोमा में कुछ महसूस नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं जान सकता कि इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ हूँ। फिर मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? ये मेरा एक अमल है, मेरे सिवा कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगा। यानी तुम जख्मी करी और मुझे इस तरह बेबस करके मारोगी? मैं ऐसी नहीं हूँ। जब दुश्मन अपाहिज हो जाए, नाकारा हो जाए और एक चूंटी की तरह मसलने के काबिल हो जाए तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, उसे तवानाई हासिल करने की मोहलत देती हूँ। मैं तुम्हें भी मोहलत देना चाहती हूँ। बोलो, क्या तवानाई हासिल करने की मोहलत चाहते हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जब तुम मुझे इतनी आसानी से ख़त्म कर सकती हो तो फिर क्यों तवानाई हासिल करने की इजाज़त दे रही हो? मेरा तरीका है, मैं कमज़ोरों पर कभी हमला नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले की तरह शहज़ोर हो जाओ। वो बेयकीनी से बोला, सोनिया, तुम मेरी बेबसी का खूब मजाक उड़ा रही हो। जब मेरे हाथ पांव कट गए हैं, मैं अपाहिज हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा हूँ और टेलीपैथी के जरिए किसी का भी मोहताज बनता रहूँगा, तो ऐसे में तुम कह रही हो कि पहले की तरह शहज़ोर बनने का मौका दूंगी? क्या ऐसी बात पर यकीन किया जा सकता है? ये तो तुम्हारी अकल पर है। यकीन कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ना करो तो इसी तरह मरते रहो। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं तुम पर यकीन कर लेता हूँ। तो फिर ये बताओ कि अपनी खोई हुई आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए तुम्हें कितने अरसे तक तपस्या करने की ज़रूरत है? मुझे सिर्फ 40 दिनों का मौका मिल जाए तो अपनी खोई हुई आत्मा शक्ति हासिल कर लूँगा। एक जिस्म से दूसरा जिस्म हासिल कर लूँगा, फिर अपाहिज नहीं रहूँगा। किसी साबत व सालम इंसान के सेहतमंद जिस्म में दाखिल हो जाऊँगा। मैं भी यही चाहती हूँ। वह हैरानी से बोला, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये तुम क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ वो सुनते रहो और समझते रहो। जब तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस दिलाना चाहती हूँ। तो जो कह रही हूँ उसे सुनते जाओ और उस पर अमल करते जाओ। इस पर अमल करने से मैं उल्टा किसी मुसीबत में फंस जाऊँगा। अब क्या मुसीबत में नहीं हो? अगर यहाँ बड़ी राहत और ऐशो आराम से हो तो ऐसे ही रहो। नहीं, मेरे कहने का मकसद यह है कि तुम्हारा रवैया समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मेरे सामने कोई चारा नहीं है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तो फिर भरोसा करो। धन्य हो सोनिया, अगर तुम्हारे यही विचार हैं और यही तुम्हारी दिलेरी है तो मैं क्या, सारी दुनिया तुम्हें मानती है और मैं 40 दिनों तक भगवान की कसम तुम पर भरोसा करके तपस्या करता रहूँगा। मैं तुम्हारे अंदर रहकर महसूस कर रही हूँ कि तुम अपने जख्मों की तकलीफ अब कम से कम महसूस करने लगे हो। मुझे ये बताओ, तपस्या कब से शुरू करोगे? बस अब रात के 12 बजने वाले हैं और मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं आज रात 12 बजे से 40 दिन तक गिनती रहूंगी। जब तक तुम खोई हुई आत्मा शक्ति हासिल नहीं कर लोगे और अपना ये अपाहिज जिस्म तब्दील नहीं कर लोगे, उस वक्त तक मेरी दुश्मनी की इब्तदा नहीं होगी। अब मैं जा रही हूँ, तुमसे रब्ता नहीं करूँगी, लेकिन तुम तपस्या के सिलसिले में बिल्कुल आज़ाद होगे और कोई तुम पर शुबा नहीं करेगा। वो चली गई। नारंग ने महसूस किया कि वो उसके दिमाग से जा चुकी है। वो अब उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन हैरानो परेशान था और दिल ही दिल में उसकी जुर्रतमंदी का कायल हो रहा था और सोच रहा था, वो क्या सोचकर मुझे आत्मा शक्ति हासिल करने का दोबारा मौका दे रही है? क्या वो पागल है? वह हैरानी से सोच रहा था। वो और दुनिया वाले ये नहीं जानते थे कि जब बाबा साहब के दायरे के बानी मोहतरम जनाब फरीद वास्ती के आखिरी लम्हात में सोनिया उनकी खिदमत किया करती थी और उसके सिवा किसी को उनके करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। उस वक्त उन्होंने पेशगोई की थी कि पहले मुझे तबई मौत आएगी और मेरी मौत के वक्त सिर्फ सोनिया मेरे पास मौजूद रहेगी। फिर मेरी मौत के कुछ अरसे बाद सोनिया भी अपने माबूदी हकीकी को प्यारी हो जाएगी। CIA के आला अफसर के दफ्तर में एक मातियत ने कहा, सर, कंप्यूटर पर हमारे लिए कोई पैगाम है। आला अफसर ने फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर अपने मातियत के पास बैठते हुए कहा, ऑपरेट करो। वो ऑपरेट करने लगा। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी, हेलो ऑफिसर, तुम तमाम अमरीकी काबरीन और इंटेलिजेंस वाले परेशान हो गए कि तुम्हारे 4 टेलीपैथी जानने वाले कहाँ गुम हो गए हैं। क्या वाकई उनके लिए परेशान हो?
जवाबमंद कंप्यूटर के जरिए कहा गया, बेशक वो हमारे मुल्क के टेलीपैथी जाने वाले हैं, हमारा सरमाया है। क्या हम परेशान नहीं होंगे? तुम कौन हो? मेरा नाम सुनकर शायद यकीन ना करो, बहरहाल मैं यकीन दिला दूंगा। बाय द वे, मेरा नाम तेजपाल है। आला अफसरान ने हैरानी से अपने मातहत को देखा, फिर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तेजपाल को तो अगवा किया गया है, वो तो किसी का कैदी और गुलाम बना हुआ होगा। तो फिर ये समझ लो कि मैं उन चारों का गुलाम बना हुआ हूँ। मुझे उन चारों ने अगवा करके मुझे अपना मामूल और ताबे बनाया हुआ है। अब तो यकीन आ सकते है, फिर भी यकीन नहीं आ रहा। आखिर वो चारों टेलीपैथी जानने वाले हमारे बहुत ही वफादार थे। वो हमसे अलहदा होकर क्यों हमसे रुपोश रहेंगे, और इतने अरसे तक गुम रहने के बाद तुम्हारे जरिए हमसे गुफ्तगू करना चाहेंगे? ये तो उनकी हिकमत अमली है। वो आपसे और मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें यकीन दिलाओ कि वो चारों तुम्हारे साथ हैं और जिंदा हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो बराह रास्त कोई बात नहीं करेंगे, जब भी बात होगी मेरे जरिए होगी। रह गया ये कि आप यकीन करना चाहते हैं तो इस वक्त आपके दफ्तर में एक मातहत है, बाकी 3 मातहतों को दूसरे कमरे से बुलवा लें। उनके कहने के मुताबिक 3 मातहत अफसरान को बुलाया गया। तेजपाल ने कंप्यूटर के जरिए कहा, देखो ये चारों यहाँ बिल्कुल नॉर्मल खड़े हुए हैं, लेकिन अब जो हरकतें करेंगे वो इनके अब नॉर्मल होने का सबूत होगा। इसके बाद ही आला अफसर ने देखा कि वो चारों मातहत कभी उठकर इधर से उधर जाने लगे, कभी नीचे बैठने लगे, कभी खड़े होने लगे, कभी मेज़ पर चढ़ने लगे, कभी एक कुर्सी को दूसरी और दूसरी कुर्सी को तीसरी कुर्सी की तरफ लुढ़काने लगे। इसके बाद फिर सीधे होकर खड़े हो गए। तेजपाल ने स्क्रीन के जरिए कहा, आपने देख लिया कि आपके कमरे में 4 मातहत थे और चारों के दिमागों में वही 4 टेलीपैथी जाने वाले मौजूद थे, जो कि आप लोगों के लिए अब तक बिल्कुल गुम हो गए थे। उनके मुतालिक सोचा जा रहा था कि शायद वो हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनका साया मेरे सरों पर है और मैं उनके लिए काम करता रहूँगा। उनसे कहो वो हमारे दिमाग में आकर बात करें, कोई दूसरा नहीं सुनेगा। क्या हमें अहमक समझते हैं? तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले नहीं सुनेंगे, जबकि हमें अब ये मालूम हो चुका है कि तुम्हारे रूपोश जितने टेलीपैथी जानने वाले थे उनके 2 गिरोह बन गए हैं। अब तीसरा गिरोह मेरी तरफ से आ रहा है, लिहाजा आप जो कहना चाहते हैं कंप्यूटर के जरिए कहेंगे। वो सुनते रहेंगे और उनका जवाब मेरे जरिए आप तक पहुंचता रहेगा। हम तो इस बात से परेशान हैं कि हमने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए 24 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए थे। अब वो सब एक दूसरे से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अलहदा हो रहे हैं। इससे हमारे मुल्क और हमारी कौम को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप समझे या उन 2 ग्रोहों से मालूम करें कि ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे 4 टेलीपैथी जानने वालों को उनसे अलहदा होना पड़ा। बेहतर है तुम ही बता दो कि ये इत्तेहाद क्यों ख़त्म हो गया है। खुद समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पहले तो 6 टेलीपैथी जानने वालों पर रोबो दबदबा जमाते रहे, उन्हें अपनी तरफ से बदजन करके 18 टेलीपैथी जानने वालों को उन पर तरजीह दी, क्योंकि 18 के मुकाबले में वो 6 नाकारा समझे जा रहे थे। अब उन 6 ने अपनी एक टीम बनाई है, तो तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारे 18 में से 2 तो मारे गए हैं, बाकी 16 जीनी और पोरस से छुपते फिर रहे हैं। उनके इस तरह कुछ ना करने से और जीनी और पोरस पर गालिब ना आने से तुम्हें उन 6 की अहमियत का एहसास हो रहा है, जिन्हें तुमने पहले नज़रअंदाज कर दिया था। इसके बाद पता चला कि 16 में से 4 और गायब हो गए हैं, तो तुम लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि वो जीनी और पोरस के जरिए हलाक कर दिए गए हैं। लेकिन मैं उन चारों की बातें अपने ज़रिए पहुंचा रहा हूँ और ये साबित कर चुका हूँ कि वो चारों जिंदा हैं। प्लीज़ उनसे कहो कि वो हमारी मुश्किलात को समझें। हमारे 24 टेलीपैथी जानने वाले 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ये चारों अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं तो क्यों उन्होंने ऐसा किया है? कम अज़ कम हमें ज़रूर बता दें। हम दूसरों से इसलिए नहीं पूछ सकते कि वो अपनी मर्ज़ी से कंप्यूटर वगैरह के ज़रिए हमसे रब्ता करते हैं और अभी उनसे रब्ता नहीं हो रहा है। ऐसी भी क्या जल्दी है? जब रब्ता हो तो उनसे पूछिए कि किस तरह वो आप लोगों के नक्शे कदम पर चलते हैं। उन्होंने मेरे 4 टेलीपैथी जानने वालों को ठीक उसी तरह अपने काबू में रखने की कोशिश की थी, जिस तरह तुम लोगों ने मुझे अपना मामूल और ताबे बनाया, और ये भूल गए थे कि यही तेजपाल माजी में तुम्हारे कितने काम आता रहे। तुम लोग किसकी वफादारी और उसके कारनामे को फ़ौरन भूल जाते हो। मौका मिलता है तो उसे अनदेखी जंजीरें पहनाकर गुलाम बना लेते हो। हम तस्लीम करते हैं कि हमने माजी में कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ हम सबको मिलकर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि हम मुत्तहिद रहकर दुश्मनों के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनते रहें। हालात बहुत ख़राब हैं। अपने लोगों को समझाओ, और अगर मुझसे वो 12 टेलीपैथी जाने वाले रब्ता करेंगे तो मैं उन्हें भी समझाऊंगा। जब वो रब्ता करेंगे और तुम उन्हें समझाओगे, बात कुछ बनती हुई नजर आएगी तो हम मज़ाकरात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम रब्ता ख़त्म कर रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन खाली हो गई। मातियत ने कंप्यूटर को बंद कर दिया। तब मैंने उस आला अफसर के दिमाग में आकर कहा, हेलो, क्या मुझे आवाज़ से पहचान सकते हो? वो चौंक कर बोला, मिस्टर फरहाद अली तैमूर। हाँ मैं हूँ। देख रहा हूँ बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो। हाँ, उलझनें तो पैदा होती रहती हैं, उन्हें अपनी तदबीर से सुलझाते रहना पड़ता है। उलझनें अक्सर खुद पैदा नहीं होती, बल्कि अपने अमाल से पैदा की जाती हैं। तुम लोगों ने हमारे लिए उलझनें पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े तुमतराक से और बड़े वसी ज़राए इख्तियार करके हमें शाम से जाने पर मजबूर किया था। तब से हमने खामोशी इख्तियार कर ली। अब हमारी खामोशी के नताइज तुम्हारे सामने आते जा रहे हैं।
इसका मतलब है तुम हमें इन तमाम मामलात में उलझा रहे हो। नहीं, मैंने कहा ना, हम बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि खामोश तमाशाई हैं। तो फिर मुझसे क्या कहने आयो? यही कि तमाशाई तमाशा देखते रहते हैं। तमाशा करने वाला कामयाब हो तो तालियां बजाते रहते हैं, और तमाशा करने वाला नाकाम हो तो अफसोस करते हैं। लिहाजा मैं अफसोस जाहिर करने आऊँ। इस तरह तुम्हें यह तो मालूम होगा कि हमने तुम सबके मामलात में अपनी ज़ुबानें बंद तो रखी हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं रखी हैं। उन आंखों से सब कुछ देखते आ रहे हैं। सिर्फ देख नहीं रहे हो, बल्कि हमें तबाह बर्बाद करने के लिए, इंतकामी कार्रवाई करने के लिए साजिशें कर रहे हो, और हमारी टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान फूट डाल रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे गधे को सीआईए का आला अफसर नहीं बनाना चाहिए। इतनी भी अक्ल नहीं है कि अगर हमें तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों से दिलचस्पी होती तो हम बहुत पहले उन्हें ख़त्म कर चुके होते। ज़रा मुझे भी तो मालूम हो कि जो रूपोश हैं जिन्हें आज तक कोई तलाश ना कर सका, तुम उन्हें कैसे ख़त्म करोगे? तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ये भूल गए कि जिन अफराद ने भी ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, उन्हें एक बार ऐसे इल्म से महरूम कर दिया गया था। यह टेलीपैथी से महरूम करने वाली दवा पोरस ने तैयार की थी, और पोरस अब मेरा बेटा है, और उस दवा का नुस्खा भी बाबा साहब के दायरे में मौजूद है। अगर हम उस नुस्खे से दूसरी बार ये दवा तैयार करें और अमेरिका और यूरोप के तमाम मुल्कों में और छोटे से छोटे इलाकों में ये दवा स्प्रे करें, तो तुम्हारे जितने भी ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वाले रूपोश हैं, वो अपने इल्म से महरूम होकर दुनिया वालों के सामने सर झुकाकर चले आएंगे। आला अफसर को चुप सी लग गई। वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा, अभी हम इल्ज़ाम दे रहे थे कि हम साजिशें करके तुम्हारे टेलीपैथी जाने वालों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। अब बताओ कि इतनी दर्द सिरी हम क्यों मोल लेंगे? तुम जैसे मच्छरों, मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को डीडीटी स्प्रे करके मार दिया जाता है। इस तरह क्या हम सिर्फ एक दवा स्प्रे करके तुम्हारे सारे टेलीपैथी जानने वालों को ख़त्म नहीं कर सकते? इस तरह तो बाबा साहब के दायरे में भी टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज है, जिन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए इल्म हासिल किया है। क्या दवा स्प्रे करोगे तो वो महफूज रहेंगे? हम ऐसे अनाड़ी हैं क्या? दवा स्प्रे करने का ऐलान तुम्हारे सामने करेंगे। जब ऐसा करना होगा तो हम अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा देंगे। इसके बाद तुमसे निमटते रहेंगे। ये कहकर मैं हंसने लगा। उसने कहा, इस हंसी की वजह क्या है? फ़र्ज़ करो हमारी टेलीपैथी जानने वाले इस इल्म से महरूम हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे पास ट्रांसफार्मर मशीन है, वो दोबारा ये इल्म हासिल कर लेंगे। तुम्हारे पास तो अब कुछ नहीं रहा। बोलो, अब क्या बोलते हो? हम कई मामलात में बुरी तरह ज़ख्मी हैं, और तुम हमारे ज़ख्म कुरीदने आए हो। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर मशीन भी है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये ना भूलो कि हमारे पास दौलत की कमी नहीं है। हो सकता है कि बड़ी राजदारी से एक ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की जा रही हो। अगर कोई ऐसी बात हुई तो हमसे छुपी ना रह सकेगी। ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करो। तुम्हारी परवाज़ की बुलंदी कितनी है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और हाँ, तुमने अच्छा किया जो बता दिया। राजदारी से बहुत कुछ कर सकते हो। अब इतना याद रखना कि ट्रांसफार्मर मशीन से पैदा होने वाले जितने भी तुम्हारी टेलीपैथी जाने वाले होंगे, उनके लिए हमारे पास एंटी टेलीपैथी दवा अब हमेशा मौजूद रहा करेगी। ऐसे वक्त एक फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, हम अपने आला अफसर के दिमाग में रहकर फरहाद साहब की बातें सुन रहे हैं। ये दुरुस्त है कि मिस्टर फरहाद हमारे ज़ख्म कुरीद रहे हैं, और ये भी उनकी मेहरबानी है कि सिर्फ ज़ख्मों को कुरीदने पर ही इक्तफा कर रहे हैं। वो चाहें तो इससे भी बड़ी इंतकामी कार्रवाई कर सकते हैं। हम तो दुश्मन समझे जाते हैं और समझे जाते रहेंगे। लिहाजा उनसे ये दरख्वास्त नहीं करेंगे कि वो हमारी कोई मुश्किल आसान करें, लेकिन इतनी दरख्वास्त तो ज़रूर करेंगे कि हमारे लिए मुश्किलात ना पैदा करें। मैंने कहा, हम बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं। ये मैं पहले कह चुका हूँ, और हम कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रहे हैं। अभी तुम लोगों से रब्ता करने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम लोगों ने हमारे साथ जो सलूक किया उसे कभी ना भुलाओ। जब भी जिस मरहले पर नाकाम होते रहो तो हमसे की हुई दुश्मनी को भी याद करते रहो। कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्फाज उभरने लगे। मातियत ने कहा, सर, तेजपाल की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। सबने स्क्रीन की तरफ देखा। तेजपाल कह रहा था, ये अच्छा है, मिस्टर फरहाद इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और हम सब एक दूसरे की बातें किसी न किसी तौर सुन रहे हैं। अभी 12 रूपोश टेलीपैथी जानने वालों में से उनका एक लीडर जैकी ओल्ड फैक्स के जरिए अपने ख्यालात पहुंचा रहा था। ये जैकी ओल्ड पक्का बदमाश और खुदगर्ज है। इसने और अफसर जॉन बिल्डर ने बड़ी चालाकी से तमाम 18 टेलीपैथी जानने वालों के सामने ये हिकमत अमली पेश की थी कि सब गूंगे बनकर रहेंगे, तो ये कोई भी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला इनके दिमागों तक नहीं पहुंच सकेगा। उन 18 में से सिर्फ जैकी ओल्ड और जॉन बिल्डर गूंगे नहीं रहेंगे, ताकि तमाम गूंगे टेलीपैथी जानने वालों से रब्ता रख सकें। मेरे साथ जो 4 टेलीपैथी जानने वाले हैं, उन्होंने इनकी चालाकियों को समझ लिया था। लिहाजा जब एक दूसरे पर तनवीम में अमल करके वो 18 अफराद एक दूसरे को गूंगा बनाने लगे, तो सिर्फ जैकी ओल्ड और जॉन बिल्डर को छोड़ दिया गया। ऐसे वक्त मेरे 4 टेलीपैथी जानने वालों ने यह चालाकी की कि एक दूसरे पर तनवीम में अमल को कामयाब होने नहीं दिया। इस तरह ये चारों टेलीपैथी जानने वाले अपने दोनों अफसरान जैकी ओल्ड और जॉन बिल्डर की मक्कारियों से महफूज रहे। जॉन बिल्डर तो जीनी के हाथों मारा गया। अब जैकी ओल्ड अपने बाकी 11 टेलीपैथी जानने वालों पर हुक्मरानी कर रहा है,
और अपने तौर पर CIA के आला अफसर से रब्ता रखते हैं। अब ये तो उसके अंदर की बात कोई नहीं जानता कि ये अपने मुल्क अमेरिका और अपनी कौम से कितनी मोहब्बत रखते हैं। लेकिन जो हम 4 टेलीपैथी जानने वालों को धोखा दे रहा था, मक्कारी दिखा रहा था, तो वो अपने मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकता। ऐसी बातों के दौरान फिर फैक्स मौसूल हुआ। उस फैक्स में जैकी ओल्ड की तरफ से लिखा गया था, ये तेजपाल बकवास कर है, ये बहुत चालबाज और गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। हमें तो शुबा है कि हमारे 4 टेलीपैथी जानने वालों ने इसे ट्रैप नहीं किया, बल्कि वो हमारे 4 टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप करके उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। कंप्यूटर के जरिए तेजपाल ने कहा, जैकी ओल्ड की इस बेतुकी बात का कोई जवाब नहीं है। एक तो मैं बुरी तरह कैद किया गया था और मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ कैदी बनाकर रखा गया है और मुझे किन लोगों ने अगवा किया है। ऐसी हालत में अगर मैंने इन चारों को ट्रैप किया है तो इसका मतलब है कि मुझे किसी और ने कैद किया था और इसने मुझे अपना मामूल और ताबे बनाकर इतनी ताकत दी है कि मैं उन 4 टेलीपैथी जानने वालों को अपना महकूम बना सकूं, जबकि ये बात मुमकिन नहीं। हम कई दिनों से आज़ाद हैं और अपने मामलात में किसी की ज़रा भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैकी ओल्डन ने फैक्स के जरिए कहा, या मैं समझने लगा हूं कि मिस्टर फरहाद चालबाजी दिखा रहे हैं। उन्होंने तेजपाल को ट्रैप किया और उन्होंने हमारे 6 टेलीपैथी जानने वालों को भी ट्रैप किया है और हम सबको आपस में लड़ाने वाली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। एक दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन से उन 6 टेलीपैथी जानने वालों में से एक ने कहा, अब मिस्टर जैकी ओल्ड से कहा जाए कि अब वो हम पर भी इल्ज़ाम दें कि मिस्टर फरहाद हमें ट्रैप करके आपस में लड़ा रहे हैं, जबकि मिस्टर जैकी ओल्ड अपनी गलती और चालबाजी कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये एक सीधी सी बात पूछते हैं, मिस्टर फरहाद और बाबा साहब के दायरे वाले हमारे दुश्मन हैं। हम दुश्मनों को अपने दरमियान लाए बगैर ये क्यों नहीं सोचते कि हम सब मुत्तहद हो सकते हैं। किसी को इल्ज़ाम देने का फ़ायदा सिर्फ मिस्टर जैकी ओल्ड को ये पहुंचेगा कि वो खुद को बहुत मुहिब वतन साबित कर सकेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आला अफसर ने कहा, यह सरासर उलझाने वाली बात है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अभी मेरे दिमाग में मौजूद रहें। मैं ये मामला FBI और आर्मी इंटेलिजेंस के ऑफिस तक पहुँचा रहा हूँ। वो इस मामले में फ़ैसला करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। उसने FBI और आर्मी इंटेलिजेंस के आला अफसरान को मुखातिब करके कहा कि वो सब इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर से मुंसलिक होकर उनके 24 टेलीपैथी जानने वालों की शिकायतें सुनते रहे। उनसे कहा गया, इस वक्त मिस्टर फरहाद भी मौजूद हैं। हमारी तो दरख्वास्त है कि मिस्टर फरहाद हमारे दरमियान से चले जाएं तो बेहतर है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट के जरिए वो सब एक दूसरे से मुंसलिक थे। एक आला अफसर उन 24 टेलीपैथी जानने वालों के मसाइल बयान करने लगा। फिर FBI के आला अफसर ने तेजपाल से कहा, तुम 4 टेलीपैथी जानने वालों के साथ हो, हमें तो नहीं बताओगे कि कहाँ हो। फिर भी हम ये पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो। मैं वही चाहता हूँ जो आपके मुहिब्बान वतन 4 टेलीपैथी जानने वाले चाहते हैं, यानी हम सब में इत्तेहाद हो जाए तो हमारी टेलीपैथी की कुव्वत में बहुत इजाफा होगा। FBI के आला अफसर ने 6 टेलीपैथी जानने वालों में से एक से पूछा, तुम क्या चाहते हो। हमने तेजपाल का जवाब सुना है और हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आप ये बात जहन में रख लें कि तेजपाल के साथ जो हमारे रूपोश होने वाले 4 अदद हैं वो हमेशा जैकी ओल्ड के तनवीमी अमल के ज़रिए से रहेंगे और ये बात हमारे मुल्क और कौम के मुफाद के खिलाफ है। लिहाजा जैकी ओल्ड से कहा जाए कि वो मुहिब वतन है तो खुद को आप लोगों के सामने पेश कर दे और ये यकीन दिला दे कि बाकी 11 अदद रूपोश होने वाले अब उसके तनवीमी अमल के ज़रिए असर नहीं रहे हैं। FBI के आला अफसर ने जैकी ओल्ड को मुखातिब करके कहा, मिस्टर जैकी, ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं कि ये मुहिब वतन है, लिहाजा सिर्फ तुम्हारी एक तनहा ज़ात है। तुम हम पर भरोसा करके FBI के दफ्तर में या आर्मी इंटेलिजेंस के हेड क्वार्टर में जाकर खुद को और बाकी अपने 11 अदद टेलीपैथी जानने वालों को पेश कर सकते हो। जबकि जैकी ओल्ड ने फैक्स के जरिए कहा, सर आप ऐसा हुक्म दे रहे हैं जिसकी तामील करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए या मुझे मार डालने के लिए मिस्टर फरहाद वगैरह साजिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ मगर दुश्मनों पर नहीं कर सकता, लिहाजा आपके हुक्म की तामील कैसे करूँ। तुम बातें ना बनाओ, हम मिस्टर फरहाद से तुम्हें महफूज रखेंगे, तुम्हें कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचेगा और तुम सही सलामत हमारे पास आ सकोगे और तुम्हारी आमद के सिलसिले में बहुत राजदारी बरती जाएगी। अब तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। सॉरी सर, मैं खुद को जाहिर कभी नहीं करूँगा और किसी के सामने नहीं आऊँगा। अब आप मुझे गद्दार समझें या मुहिब वतन, यह आपकी स्वाबदीद पर है। तुम मोहतात रहना चाहते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास चंद योगा जानने वाले अफराद हैं जिन पर हमें अंधा एतमाद है। तुम उनमें से किसी एक के साथ रब्ता कर सकते हो और मुलाकात कर सकते हो। क्या अब भी तुम्हें एतराज़ है? जी हाँ, एतराज़ है। वो योगा जाने वाला कोई भी हो, उसके पीछे आपके कई जासूस आ सकते हैं और उन जासूस वगैरह के पीछे दुश्मन के जासूस भी हो सकते हैं। मैं एहतियाती तदाबीर पर अमल करता रहूँगा। मिस्टर जैकी अमेरिका सुपर पावर है और FBI ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक खुफिया एजेंसी है और तुम इस खुफिया एजेंसी के आला अफसर से कह रहे हो कि तुम हमारे सामने हाजिर नहीं हो सकोगे। क्या ये बगावत नहीं है? सर आप कुछ भी समझ लें, मैं अपने मंसूबे के मुताबिक अमल करता रहूँगा। मंसूबा? यानी तुम पहले ही ऐसा मंसूबा बना चुके हो जिस पर अमल करके तुम खुद को मुहिब वतन भी साबित करते रहोगे और हमसे गद्दारी भी करोगे। सर मेरे खिलाफ सरासर साजिश हो रही है। उसी साजिश का नतीजा है कि आप मेरे मुतालिक गलत राय कायम कर रहे हैं।
आप उन 6 टेलीपैथी जानने वालों में से किसी एक को ये क्यों नहीं कहते कि वो आपके सामने आकर हाजिर हो जाए? या तेजपाल जो 4 टेलीपैथी जानने वालों की रहनुमाई कर रहा है, तो क्या वो किसी एक को आपके सामने पेश नहीं कर सकता? जब ये लोग ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है? अब हम तीनों से कह रहे हैं, तुम भी हाजिर हो जाओ। तेजपाल, अपने एक टेलीपैथी जानने वाले को FBI के दफ्तर में पेश करो और वो 6 टेलीपैथी जानने वालों में से भी एक हमारे पास आए और आने के सिलसिले में हम बड़ी राजदारी से काम लेंगे। फिर तो तुम हाजिर हो सकोगे। सर, आप अपनी बात पर खुद तवज्जो फरमाएं। जब दूसरे टेलीपैथी जानने वाले एक एक की तादाद में हाजिर होंगे तो मैं भी अपना एक टेलीपैथी जानने वाला पेश कर दूंगा। ये ज़रूरी नहीं है मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मुझे फांसने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर जैकी, तुम बातें बना रहे हो। जब वो दोनों गिरोह इस बात पर राजी हैं कि वो अपने अपने टेलीपैथी जानने वाले हमारे पास भेजेंगे तो तुम क्यों नहीं आओगे? देखिए, मैं एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपकी हिदायत पर एक टेलीपैथी जानने वाले को भी पेश कर दूंगा, लेकिन सॉरी टू से मैं खुद हाजिर नहीं हो सकूंगा। FBI के आला अफसर ने तेजपाल को मुखातिब करके कहा, तुम बहुत ज़हीन हो और बहुत दूर तक सोचते हो। तुम्हारी जहानत पर भरोसा करके पूछता हूँ, इस मामले में तुम्हारा अपना ज़ाती ख्याल क्या है? सर, आपने मुझसे पूछा है तो मैं 2 बातें अर्ज करूंगा। पहली तो ये कि हम 24 टेलीपैथी जानने वालों में से अब 22 रह गए और हम सबको मिस्टर फरहाद की साजिशें आपस में लड़ा रही हैं। आला अफसर ने कहा, मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ। तेजपाल ने कहा, और दूसरी बात यह है कि मिस्टर जैकी ओल्ड मुहिब वतन नहीं है। ये बात आप आज तस्लीम ना करें, लेकिन आने वाला कल आपको तस्लीम करने पर मजबूर कर देगा। मैं तुम्हारी दूसरी बात से भी मुत्तफिक हूँ और जैकी ओल्ड से नाराज़ हूँ। प्लीज़ जैकी ओल्ड, मुझे नाराज़ ना करो। हो सके तो मुझसे खुफिया तौर पर रब्ता करो और मुझसे बातें करो। हम कोई ऐसा हल ढूंढ निकालेंगे जिससे ये शुबा जाता है कि मिस्टर फरहाद या और कोई दुश्मन हमें आपस में लड़ा रहे। बस मुझे यही कहना है और मैं किसी वक्त भी तुम्हारे खुफिया राब्ते का इंतज़ार करूँगा। दैट्स ऑल। टेलीपैथी, फैक्स और कंप्यूटर के जरिए ये तवील मुज़ाकरात हो रहे थे जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी वालों के लिए अभी अधूरे थे। कोई खातिर ख्वाह फैसला नहीं हुआ था, लेकिन मैं मुतमईन था कि अब वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। फहमी और अली उन 6 अफराद पर बड़ी तवज्जो दे रहे थे जो टेलीपैथी जानते थे और उनके ज़रिए असर आ चुके थे। अली ने उन सबको इस बात पर माइल किया था कि वह मुख्तलिफ ममालिक से वापस अमेरिका आएँ और वाशिंगटन में ही मुख्तलिफ बंगलों में रिहाइश इख्तियार करें। वो करीब रहकर हमेशा एक दूसरे के काम आते रहेंगे। अगर उन पर कोई मुसीबत आएगी तो उनकी हिफाजत उनका आमिल करेगा। और उनके 2 आमिल थे, एक फहमी, दूसरा अली। फहमी ने कहा, आपने उन 22 टेलीपैथी जानने वालों में इंतशार पैदा कर दिया है और अमरीकी अकाबरीन इनके लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। इसके बावजूद जैकी ओल्ड काबू में नहीं आ रहे, जबकि उसके ज़ेरे असर ज़्यादा यानी 11 टेलीपैथी जानने वाले हैं। अली ने कहा, पापा ने बड़ी हद तक अपना काम किया है, इसके बाद हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे? जैकी ओल्ड को सही मायनों में बागी साबित करेंगे। वो कैसे? हमें सबसे पहले जैकी ओल्ड के रिकॉर्ड से उसके कवायफ मुकम्मल तौर पर मालूम करने चाहिए। उसका कद, उसकी जिसामत, उसकी आवाज़, लबो लहजा, हत्ता कि उसके खून का ग्रुप भी मालूम करना चाहिए। इसके बाद फिर हम अपनी चाल चलेंगे। ये सब कुछ मालूम करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए उस रिकॉर्ड रूम के कई अफसरान के दिमागों में पहुंच सकते थे जहां 24 टेलीपैथी जानने वालों का तमाम रिकॉर्ड रखा गया था। उन्होंने एक ख़ास अफसर के ज़रिए जैकी ओल्ड की फ़ाइल खोलकर देखी। उसके मुतालिक उस फाइल में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसका कद, उसका मजाज, उसकी जसामत, उसकी सेहत, उसकी आवाज़ और लबो लहजा, हत्ता कि उसके खून का ग्रुप भी, उसके हाथों की उंगलियों के निशानात भी थे। इस रिकॉर्ड रूम के अफसर के दिमाग में रहकर उन्होंने तमाम मालूमात हासिल कर ली। FBI के चंद आला अफसरान के लिए सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता था। घर से लेकर दफ्तर तक इलेक्ट्रॉनिक इंतज़ाम भी थे। उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके बंगलों में दाखिल नहीं हो सकता था। अगर दाखिल होता तो खुफिया वीडियो कैमरों और माइक्रोफोन वगैरह से पता चल जाता कि वहाँ पहले कोई आ चुका है। इसके अलावा बंगलों के बाहर कई मुसल्लह गार्ड्स मौजूद रहा करते। इस डिपार्टमेंट के सबसे आला अफसर ने जब अपने बंगले में कदम रखा तो सिक्योरिटी चेक की और मुतमईन होकर अपने बंगले के अंदर गया। अंदर भी वो मुकम्मल महफूज था। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, फिर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर कर अपने बेडरूम में आया तो एकदम से चौंक गया। वहाँ कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था। उसने उठकर कहा, प्लीज़ कोई आवाज़ न निकाले, आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है। क्या आप मुझे मेरी आवाज़ और लबो लहजे से पहचान सकती हैं? आला अफसर ने इनकार में सर हिलाकर उसे सवालिया नज़रों से देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए हो? जबकि सिक्योरिटी का सख्त निज़ाम है। सिक्योरिटी सारी दुनिया के लिए हो सकती है, लेकिन टेलीपैथी जानने वालों के लिए नहीं हो सकती। आज तक कोई टेलीपैथी जानने वाला आपके बंगले में इसलिए नहीं आया कि उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो आपके दिमाग में आकर ही बहुत कुछ मालूम कर सकता है, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपके सामने पेश हो जाऊं, इसलिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैंने जैकी ओल्ड को कहा था कि अगर वो मुहिब्बे वतन है तो मेरे सामने आ जाए। क्या तुम जैकी ओल्ड हो? जी हाँ, आप पहचानने में गलती नहीं कर रहे।
ये और बात है कि मेरी आवाज़ और लबो लहजे को भूल गए हैं। यकीन करने के लिए आप रिकॉर्ड रूम से मेरी आवाज़ का कैसेट मंगवा कर या टेलीफोन के ज़रिए सुन सकती हैं। वैसे मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए हैं। आप मेरा लिबास वगैरह चेक कर लें, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आलप सा ने कहा, अपने दोनों हाथ नीचे कर लो। जब तुम टेलीपैथी जानते हो और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मेरे बेडरूम में पहुंच सकते हो, तो तुम्हें हथियार रखने की क्या ज़रूरत हो सकती है। बाय द वे, अगर तुम जैकी ओल्ड हो तो मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ आकर अपने मुहब्बे वतन होने का सबूत दिया है। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सर, मैं उसी दिन या उसी रात हाजिर हो जाता जब आपने हुक्म दिया था, लेकिन मैं खामोशी से आपके दिमाग में आता जाता रहा और मालूम करता था कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद है या नहीं। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं बड़ी राजदारी से यहाँ पहुँच सकता हूँ और आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, तो आज यहाँ आ गया। तुमने मेरे दिल से तमाम शुबहात दूर कर दिए हैं। बोलो, क्या पियोगे? आप तो जानते हैं कि हमें योगा की महारत बहाल रखने के लिए नशे से परहेज़ करना पड़ता है। आप मुझे कॉफ़ी पिला दें। ठीक है, अभी कॉफ़ी आ जाएगी। और मुझे इस बात का दिल इत्मीनान हो रहा है कि तुम मुहिब्बे वतन हो और तुमने मेरे दिल से तमाम शुबहात दूर कर दिए हैं। उसने कॉल बेल के ज़रिए एक मुलाजिम को बुलाकर 2 कप कॉफ़ी लाने के लिए कहा। फिर एक कुर्सी पर बैठकर बोला, जब तक तुम मेरे पास रहो कभी कभी मेरे दिमाग में आते रहो और ये मालूम करते रहो कि कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है या नहीं। मैं बहुत कुछ सोच कर आया हूँ। ये तो मैं ज़रूर मालूम करूँगा कि आपके दिमाग में कोई है या नहीं, इसलिए कि हम अपने तमाम 22 टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक बहुत अहम बातें करेंगे और इन बातों को दूसरों तक नहीं पहुँचना चाहिए। तुम इसी तरह जहानत से काम लेते रहो तो तुम्हारे अलावा बाकी 21 टेलीपैथी जानने वाले जल्द से जल्द मुत्तैद हो जाएंगे। अब मैं सिर्फ ये सोचकर परेशान हूँ कि ये कमबख्त तेजपाल हमारे टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान कहाँ से पहुँच गए। सर, 2 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, मैं अल्पा के बारे में सोचता हूँ कि उसने एक बार तेजपाल से कहा था कि वो किसी बहाने तिलबैब पहुँच जाए तो वो उसे गुरु नारंग से और हमारे रूपोश टेलीपैथी जानने वालों से निजात दिलाएगी। हो सकता है कि उसने तेजपाल के ज़रिए हमारे 4 टेलीपैथी जानने वालों को काबू में किया हो। हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है। फिर दूसरा ख्याल बाबा साहिब और फरहाद अली तैमूर के टेलीपैथी जानने वालों की तरफ जाता है। वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, लेकिन हम इतने अहमक तो नहीं हैं कि ये समझ लें कि वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने भी तेजपाल को ट्रैप किया हो, जहाँ वो कैद हो वहाँ से अगवा किया हो और 4 टेलीपैथी जानने वालों को अपने काबू में करने के बाद उन्हें तेजपाल के हवाले कर दिया हो और तेजपाल के दिमाग को अपने काबू में रखा हो। हाँ भाई, बहुत कुछ हो सकता है। ये टेलीपैथी का चक्कर चलाने वाले तो बिल्कुल घन चक्कर बना कर रख देते हैं। बाय द वे, तुम्हारी दोनों बातें दुरुस्त हैं। ऐसा अल्पा भी कर सकती है और फरहाद भी कर सकता है। फरहाद इस मामले में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। उस रोज़ हमारे मुज़ाकरात के दौरान में वो मौजूद था और इसके बरक्स एल्पा बिल्कुल खामोश है। वो ना हमसे कोई राब्ता कर रही है, ना हमारी टेलीपैथी जानने वालों में कोई दिलचस्पी ले रही है। पता नहीं वो किन मामलात में उलझी हुई है। सर, उसकी खामोशी भी मायने खेज हो सकती है, इसलिए मैंने सबसे पहले अल्पा का जिक्र किया है। फरहाद से तो मुझे अज़ली दुश्मनी है, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं करता, लेकिन अहमियत दूंगा तो एल्पा को। वो बहुत ही मक्कार है, उसकी खामोशी बहुत मायने खेज है। सर, आप ज़रा सोच कर तो देखें। मैं बात समझ रहा हूँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो। वो खामोश रहकर तमाशा देख रही है और फरहाद हमें ताने देने के लिए आता है। उन दोनों में यही फ़र्क है, वरना दोनों ही दुश्मन हैं। दोनों पर शुबा किया जा सकता है और तुम्हारे ख्याल से मैं मुत्तफिक हूँ कि अल्पा पर ज़्यादा शुबा करना चाहिए। सर, आप ये बताइए कि अब आप चाहते क्या हैं? तुम्हारी इस मामले में क्या राय है? मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए, यानी पूरे 22 टेलीपैथी जानने वाले मुत्तहद ना हो जाएं, उस वक्त तक आप मुझे तरजीह ना दें, बल्कि मुझ पर कभी कभी शुबा जाहिर करते रहें या मुझे दूसरों से एक कमतर समझते रहें। दूसरों को आप तरजीह देंगे तो वो आपकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। तुम बहुत जहानत की बातें कर रहे हो। मैं हर हाल में अपने 22 टेलीपैथी जानने वालों को मुत्तहद देखना चाहता हूँ। उनमें से एक तो मेरे सामने बैठे हो। अब तुम बताओ, तुमने भी कुछ सोच रखा होगा। सर, मैं एक ऐसा टेलीपैथी जानने वाला हूँ जिसके पास 11 अदद ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, यानी मेरी तादाद ज़्यादा है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपका वफादार हूँ और आपका वफादार रहूँगा। जब भी आप कहेंगे उन 11 को आपके सामने इस तरह पेश करूँगा कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों तक ना पहुँच सके, लेकिन आप मुतमईन हो जाएं कि वो 11 भी आपके हुक्म के ताबे रहेंगे। मुख्तसर ये है कि पहले मैं आपका एतमाद हर हाल में हासिल कर लेना चाहता हूँ, इसके बाद मैं दूसरी बातें करूँगा। अब तो मुझे तुम पर पूरा इत्मीनान हो गया है। मैं आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ। तुम बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं खुफिया तौर पर मुलाकात करने आया हूँ, तो इस बात को आप राज में रखें। हो सकता है कोई टेलीपैथी जानने वाला आपके दिमाग में आकर ये मालूम करे कि मैं खुफिया तौर पर आपके पास मुलाकात करने आया हूँ। ये बात हम दोनों के लिए बेहतर नहीं होगी, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हाँ, ये तो दुरुस्त है। हम मजबूर हैं कि सांस रोककर टेलीपैथी जानने वालों को आने से रोक नहीं सकते। अब क्या करना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? सर, आपके डिपार्टमेंट में तनवीमी अमल जानने वाले 1-2 अफराद मौजूद हैं। क्या ये हो सकता है कि उनमें से किसी एक पर भरोसा करके खुद पर
और दूसरे 2-4 अहम अफसरान पर ऐसा अमल कराएं कि पराई सोच की कोई लहर आप लोगों के दिमागों में ना आ सके। तभी आप महफूज रह सकती हैं। हम टेलीपैथी जानने वाले भी दुश्मनों की साजिश से महफूज रहेंगे। मैं अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को महफूज रखने के लिए खुद पर और अपने चंद अहम अफसरान पर तनवीमी अमल कराने को तैयार हूँ। तो फिर आप आज ही रात को ये सोच लें कि आपके कितने चंद अहम अफसरान हैं, उनको भी इस बात पर राज़ी करें और अपने तनवीमी अमल करने वालों से कहें कि वो आज ही रात को आप पर और उन पर अमल करें और आपके दिमागों को लॉक्ड कर दे ताकि पराई सोच की लहरें आपके दिमाग में ना आ सकें। अगर आप राज़ी हैं तो फिर मैं आगे कुछ बोलूँगा। देखो, अभी तो मैं तुम्हारे सामने राज़ी हूँ, सिर्फ अपने मुतल्लिक कह सकता हूँ। दूसरे अफसरान की बात अभी मुलतवी करो। इसके लिए इन मामलत में सिर्फ मैं और तुम राजदार रहेंगे। ये भी ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। तो फिर बताओ और क्या चाहते हो। जब आपका दिमाग लॉक्ड हो जाएगा, कोई दुश्मन आकर हमारे मंसूबों को मालूम नहीं कर सकेगा, तो फिर हम अपने टेलीपैथी जानने वालों में से 11 टेलीपैथी जानने वालों को सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप उनसे गुफ्तगू करके और उनकी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें देखकर मुतमईन हो सकें। बिल्कुल ठीक है। जब मैं आपको मुतमईन कर दूं तो फिर आप उन 6 और 4 टेलीपैथी जानने वालों में से एक एक से रुजू करें और उनमें से हर एक को अपने एतमाद में लेकर उन्हें अपने पास बुलाएं और उनसे भी गुफ्तगू करें। जब हमारी टेलीपैथी जानने वालों की टीम से अलहदा अलहदा मुलाकात कर लेंगे और उन्हें मुत्तहिद होने की दावत देते रहेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे और दुश्मन अपनी चाल में नाकाम रहेंगे। हमें कभी इंतशार में मुब्तला नहीं कर सकेंगे। मुलाजिम एक ट्रे में कॉफ़ी की प्यालियाँ लेकर आया और दोनों ने एक एक प्याली उठाई। मुलाजिम ट्रे लेकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद जैकी ओल्ड ने कहा, हम जितनी देर तक खामोश रहे उतनी देर में आपके दिमाग में रहा। मैं मुतमईन हूँ कि कोई नहीं है। मैंने इसलिए इतने दिन ज़ाया किए ताकि दुश्मन यह समझ लें कि मैं बागी हूँ और कभी आपके हुक्म के मुताबिक आपके सामने नहीं आऊँगा, और वो यही समझ रहे हैं। तुमने बहुत जहानत से काम किया। वाकई कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला भी ये सोच ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा बागी टेलीपैथी जानने वाला मेरे हुक्म के मुताबिक चोरी छुपे मुझसे मिलने आएगा। जिस वक्त वो बोल रहा था उस वक्त अली ने आवाज़ बदल कर उस आला अफसर के दिमाग में कहा, सर, मैं आपका एक टेलीपैथी जानने वाला बोल रहा हूँ। ये बात जैकी ओल्ड को मालूम ना हो, आपको धोखा दिया जा रहा है। आला अफसर ज़रा सा चौंका, फिर कॉफ़ी का एक घोंट पीकर सोच के जरिए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। आपके सामने जैकी ओल्ड नहीं बल्कि एक मामूली शख्स है जो जैकी ओल्ड के कद और जसामत के मुताबिक है। इसकी आवाज़ और लबो लहजे में बोल रहा है। ये और बात है कि इसके दिमाग में इस वक्त जैकी ओल्ड मौजूद है। उसने इसे अपनी डमी बनाकर भेजा है। क्या तुम अपनी सच्चाई साबित कर सकते हो। अभी साबित कर रहा हूँ। आप सिर्फ 10 सेकंड का हिसाब करें, फिर इस सामने वाले से कहें कि वो आपके दिमाग में आकर कुछ बात करे। मैं अब जा रहा हूँ। आला अफसर ने 10 सेकंड इंतजार किया, फिर सामने बैठे शख्स से बोला, मिस्टर जैकी ओल्ड, ज़रा मेरे दिमाग में आओ और बात करो। वो ज़रा सा घबराया और कॉफ़ी की प्याली सेंटर टेबल के ऊपर रखने लगा। उस वक्त अली जैकी ओल्ड के दिमाग में जाने की कोशिश कर रहा था और जैकी ओल्ड की सोच की लहरों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी दौरान जब आला अफसर ने सामने वाले से कहा कि उसके दिमाग में आए तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए ना आ सका क्योंकि वह टेलीपैथी नहीं जानता था। आला अफसर ने आगे जाकर मेज़ के नीचे खतरे की घंटी का बटन दबाया। इसके चंद सेकंड बाद ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और कितने ही मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। सामने बैठे हुए शख्स ने हैरानी से पूछा, सर, ये क्या है। मैंने अभी तुमसे कहा था कि मेरे दिमाग में आओ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तुम खामोश हो और कुछ परेशान हो, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहे हो। सर, मैं अभी आ रहा हूँ, आप मुझ पर शुबा करने लगे। अली ने उस शख्स के दिमाग में आकर कहा, सर, मैं दरअसल बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं अभी आपके दिमाग में बोल रहा हूँ। ये कहते ही अली जैकी ओल्ड के लबो लहजे में उस आला अफसर के दिमाग में बोलने लगा। अफसर ने पूछा, तुम उस वक्त क्यों ना आए जब मैं तुम्हें अपने दिमाग में बुला रहा था। अली ने कहा, सर, वो दरअसल बात यह है कि मैं दूसरी जगह मसरूफ़ हो गया था। और तुम मेरे सामने बैठे और कह रहे हो कि दूसरी जगह मसरूफ़ हो गया था। क्या हमारी मसरूफियत से बढ़कर कोई और भी मसरूफियत हो सकती है। सर, अब बात समझने की कोशिश करें, मुझे समझाने की कोशिश ना करो। अगर तुम जैकी ओल्ड हो तो फिर मेरे दिमाग से जाओ और दोबारा आओ। अली उसके दिमाग से चला गया, लेकिन फिर जैकी ओल्ड बनकर उसके दिमाग में नहीं आया। सामने बैठा हुआ शख्स इधर से उधर कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। आला अफसर ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों नहीं आ रहे। वो बोला, सर, एक टेलीपैथी जाने वाला बार बार मेरे दिमाग में आने की कोशिश कर रहा है और मैं सांस रोककर उसे भगाने की कोशिशें कर रहा हूँ, इसलिए आपके पास नहीं आ रहा हूँ। वाह, क्या बात है, कॉफ़ी भी पी रहे हो, बातें भी कर रहे हो और किसी टेलीपैथी जाने वाले को रोकने के लिए सांसें भी रोक रहे हो। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि तुम सांसें रोक रहे हो। अपनी बेहतरी चाहते हो तो सच सच बता दो कि तुम कौन हो। इसके जवाब में सामने बैठे हुए शख्स ने अपनी ऊपरी जेब में से कैप्सूल निकाला, फिर उसे मुंह में डालकर निकल गया। इसे निकलते ही वो यकबारगी तड़पने लगा। आला अफसर ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इसे देखो क्या हुआ है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ बढ़े तो उस वक्त तक वो ठंडा पड़ चुका था, यानी मर चुका था। अली ने उसे मजबूर किया था कि वो जहरीला कैप्सूल निकल ले।
और वो निकल कर ख़त्म हो चुका था। यानी जैकी ओल्ड की तरफ से एक साजिश पेश कर दी थी। अब वो आला अफसर किसी हाल में भी जैकी ओल्ड पर भरोसा नहीं कर सकता था। अली ने कहा, सर आपने देख लिया कि जैकी ओल्ड कैसी चालें चलकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर हम इसके कहने के मुताबिक मुत्तहिद होने के लिए एक दूसरे के सामने आए तो वो हमें ट्रैप भी कर लेता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम कौन हो? मैं उन 6 टेलीपैथी जानने वालों में से एक हूँ। आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हम किसी के ज़रिए से नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल इत्तफाक से अभी आपके पास चला आया तो मुझे इसके दिमाग में जाकर पता चला कि वो जैकी ओल्ड नहीं बल्कि एक डमी है। टेलीपैथी नहीं जानता है। इसके चोर ख्यालात ने बताया कि इसे जैकी ओल्ड बनाकर यहाँ भेजा गया है। आला अफसर ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं। सर आप फ़िलहाल ज़्यादा परेशान हो, अपने जहन से हर बात निकाल दें और भरोसा करने वाली बात भी निकाल दें। जैकी ओल्ड ने अगरचे साजिश की और आपको धोखा दे रहा था, लेकिन वो एक अच्छी बात आपसे भूल गया है। कौन सी अच्छी बात? वो ये कि आप अपने भरोसे के किसी तनवीमी अमल करने वाले की खिदमत हासिल करें और अपने दिमाग को लॉक्ड कर लें। तब आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा। हत्ता कि मैं भी अगर धोखेबाज हूँ तो आपको धोखा देने में नाकाम रहूँगा। हाँ, ये तुम दुरुस्त कह रहे हो। मैं आज ही रात खुद पर तनवीमी अमल कराऊंगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप वाकई बहुत परेशान हैं। माफ़ कीजिएगा, आप सोचने समझने के काबिल नहीं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। अपने आप पर तनवीमी अमल करवाने का मशवरा जैकी ओल्ड ने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, लिहाजा वो अपने मकसद में नाकाम होने के बाद आपके दिमाग में ज़रूर आता जाता रहेगा। और जब वो देखेगा कि आप खुद पर तनवीमी अमल करवा रहे हैं तो वो इस अमल को नाकाम बना देगा। प्लीज़ आप अभी इस बात को भी रहने दें। ज़रा सब्र करें, कोई मुनासिब मौका देखकर खुद पर तनवीमी अमल करें। वाकई मैं तो भूल गया था, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं, अपने दिमाग में आने वाली किसी बात से भी आप इनकार कर दें। आपकी जहानत जो बात कबूल करती है सिर्फ उसे कबूल करें। बाकी टेलीपैथी जानने वाले ख्यालख्वानी के ज़रिए या फैक्स के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए आपसे गुफ्तगू करें तो आप उनकी गुफ्तगू सुनते रहें और जवाबात देते रहें, लेकिन किसी पर भरोसा न करें। कोई आपके दिमाग में नहीं आ सकेगा। वाकई मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। सिर्फ टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर और कोई ख्यालख्वानी के ज़रिए बोलेगा तो मैं उससे बात करूँगा। सर आप उस जैकी ओल्ड की चालाकी को देखिए। जब उसने देखा कि भेद खुल रहा है तो उसने अपनी डमी को मजबूर किया कि वो फ़ौरन अपनी जेब से जहरीला कैप्सूल निकाल कर निकले, और उसने ऐसा ही किया। उस जालिम दरिंदे ने अपनी डमी को भी मार दिया ताकि आप उसके ज़रिए कुछ मालूम ना कर सकें। आला अफसर ने शदीद नफरत से कहा, वो जैकी ओल्ड बहुत चालबाज है। अब मैं उसकी चालबाजी से बहुत मोहतात रहने की कोशिश करूँगा। अली ने कहा, अब मैं एक आखिरी बात आपको समझा कर जा रहा हूँ। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तुम इत्मीनान रखो, मैं मोहतात रहूँगा। इसके बावजूद एक बात कहने को रह गई है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? अब मैं मौजूदा आवाज़ और लबो लहजे में आपके पास कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि इस वक्त जैकी ओल्ड खामोशी से हमारी बातें सुन रहा होगा। वो मेरे जाने के बाद किसी वक्त भी मेरे लबो लहजे और आवाज़ में आकर आपको धोखा दे सकते हैं। लिहाजा आप आइंदा मेरे लबो लहजे और आवाज़ पर भी एतमाद न करें। वाह शाबाश, तुमने बहुत अच्छी बात समझाई है। मैं अब इस लबो लहजे पर भी भरोसा नहीं करूँगा। जब अली ये चाल चल रहा था तब फहमी भी उसके साथ थी। आला अफसर उसकी सोच की लहरों को भी महसूस नहीं कर सकता था। जब सारा खेल हो गया तो अली और फहमी दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फहमी ने मुस्कुराकर कहा, वाह अब तो कमाल हो गया। अब उस आला अफसर या FBI का कोई भी अफसर जैकी ओल्ड पर एतमाद नहीं करेगा। अली ने कहा, ऐसा तो करना ही था, क्योंकि जैकी ओल्ड के पास टेलीपैथी जानने वालों की तादाद ज़्यादा है और हम मौजूदा चाल में कामयाब होने के बाद उसका सुराग लगाएंगे कि वो कहाँ हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं वो अमेरिका में हो या किसी और मुल्क में। तुम इसे मुश्किल कह रही हो? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि एक शख्स पता नहीं दुनिया के कौन से हिस्से में छुपा हुआ है, उसे ढूंढ निकाला जाए। लेकिन हमारी ममा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं होती। तुम्हें याद होगा कि 4 योगा जाने वाले अमेरिकी अफसरान ने महाराज और उसके बेटे महेश को एक जगह कैद करके रखा था और कोई उनका सुराग नहीं लगा सकता था। मामा ने सिर्फ एक दिन में मालूम कर लिया कि वो कहाँ हैं। हाँ याद आया, महाराज और उसके बेटे को अमेरिका के एक ही शहर में कैदी बनाकर रखा गया था। इसके बावजूद मामा वहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि जैकी ओल्ड भी उसी मुल्क में है? हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इसी मुल्क में है और हम पहले पूरे अमेरिका में उसे तलाश कर लेते हैं। तुमने रिकॉर्ड रूम के अफसर के ज़रिए मालूम किया है कि जैकी ओल्ड कोलंबिया का बाशिंदा है। कोलंबिया की ज़ुबान भी अंग्रेज़ी है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ है। अब हर शख्स अपने मजाज और अपनी फितरत के मुताबिक अपने वतन की हर चीज़ को पसंद करता है, हत्ता कि अपने वतन में छपने वाले अखबार को भी पढ़ता है। लिहाजा हम अमेरिका की तमाम रियासतों के तमाम शहरों के एजेंटों के दिमागों में पहुँच कर मालूम करेंगे कि कोलंबिया से शाये होने वाले अखबारात कहाँ कहाँ आती हैं। जिन एजेंटों के पास आते हैं वो उन्हें किन घरों में पहुँचाते हैं। उनके पास उन घरों का पता होगा। हम उन घरों में जाकर मालूम कर सकते हैं कि उनका ताल्लुक जैकी ओल्ड से है या नहीं। फहमी ने कहा, हाँ जहाँ तक ताल्लुक जैकी ओल्ड का अमेरिका से रहने से है तो हमें अपने मकसद में ज़रूर कामयाबी होगी। लिहाजा हम अभी से ख्याल ख्वानी के ज़रिए
हर रियासत के एक एक शहर के एजेंटों के दिमागों में पहुंचकर मालूम करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आओ हम ख्याल ख्वानी की परवाज़ करें। वो दोनों एक एक सोफे पर आकर बैठ गए। फिर ख्याल ख्वानी के जरिए एक रियासत के हर बड़े शहर के एजेंट्स के पास जाकर मालूम करने लगे कि कोलंबिया से शाये होने वाले अखबारात कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि कोलंबिया के बहुत से शहरी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में जाकर रहा करते थे। जैकी ओल्ड को भी अपने कोलंबिया से मोहब्बत हो सकती थी और वो वहाँ रहने के लिए और अपने लोगों के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए ज़रूर अखबारात या वहाँ से शाये होने वाले रसायल पढ़ता होगा। अब तो फहमी और अली की मुसलसल कोशिशों से ही पता चल सकता था कि वो किस हद तक अपने मंसूबे में कामयाब होने वाले हैं।